सबसे पहले कल भी देखा था कि डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, वो क्या है, जिसमें कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल, सोसाइटी के साथ व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है, वो सारी चीजें शामिल है। तो आई थिंक ये आज ज्यादा में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कल ये हो ही चुका है, आगे चलते हैं। और होलिस्टिक हेल्थ वही कि हम ह्यूमन बीइंग को कैसे देख रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग को एक बॉडी का पार्ट की तरह समझ कर नहीं देख रहे हैं। एक शरीर है, उस शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले सेल्स, सेल्स से बन रहे हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बन रहे हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनते हैं सिस्टम, ये तो भी फिजिकल बॉडी। अब इसी तरह से मन का है एक हिस्सा जो एसोसिएट है किससे, कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से, क्योंकि मन ही है जो उनसे काम कराता है, बुद्धि जो है वो कर्मेंद्रियों से काम करा रही है, लेकिन उनको ये सब करने के लिए कौन मोटिवेट करता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारे सेंसेस। ये कहीं कहीं अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर लग गया तो हम जब तुरंत उसे हटाते तो कैसे, क्योंकि कोई सेंस हमें हुआ, मन को पता चला कि ये गर्म है, जल जाएगा, बुद्धि को पता चला तो बुद्धि ने कहा हाथ हटाओ, तो वो दोनों मिलकर के आपस में एक फंक्शन कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है फिजिकली तौर पर, तो उसे हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, अगर उसका मन शांत है उस अवस्था में, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि इसका सिर्फ शरीर का एक हिस्सा बीमार हुआ है, पूरा का पूरा वो व्यक्ति बीमार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर, जैसे कल एक मॉल का एग्जांपल दिया था कि मॉल में एक व्यक्ति है, अच्छे कपड़े, डिसेंट सब कुछ वो सब, तो उसी में दूसरा कुछ और ऐड ऑन करके हम आज देख सकते हैं कि बाहर से कोई व्यक्ति बहुत खुश दिख रहा है, बहुत संपन्न दिख रहा है, पर बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, क्योंकि उसके मन की स्थिति क्या है, भावनात्मक तौर पर वो कहाँ इस समय खड़ा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, काम वासना के हैं, लोभ के हैं, घृणा के हैं, राग के हैं या द्वेष के हैं, वो सारी बातें। अब इसके अलावा एक चीज और कि आध्यात्मिक स्तर कैसा है और सोसाइटी में वो व्यक्ति अपना अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है, क्या वो दूसरे अपने घर के अलावा, अपने संतान के अलावा, क्या वो दूसरे की संतान को भी वैसे ही देखता है जैसे वो अपनी खुद की संतान को देखता है। कोई बच्चा, उसका खुद का बच्चा गलत करे तो वो रोकता है, अपने बच्चे के लिए वो अच्छी चीजें, टॉफी, कैंडीज लेके आता है। पर वहीं किसी और का बच्चा है और वो उसके पास उस चीज का अभाव है, तो क्या वो वही सेम टॉफी, सिमिलर, सेम ना भी हो, सिमिलर कैंडी या टॉफी, क्या वो उस बच्चे को भी देता है, क्योंकि ये चीजें बताती हैं कि हम कैसा भेदभाव कर रहे हैं, हम समता भाव रख रहे हैं या नहीं, या हम समानता से बिहेव सोसाइटी में कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें पता चलती है। तो हॉलिस्टिक हेल्थ में क्या है कि शरीर नहीं, अलोन शरीर नहीं, खाली सिर्फ मन भी नहीं, क्योंकि शरीर नहीं होगा तो मन तो जाए कहाँ, जाएगा मन, कैसे उसे मुक्ति मिलेगी, उसको भी तो शरीर चाहिए। यहाँ स्पिरिट लिखा है, यानी कि आत्मा, आत्मा और मन, इन दोनों को मुक्त होने के लिए, अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए, माइंड को यानी कि विड्रॉ कराने के लिए, शांत होने के लिए, वापस चित्त की तरफ जाने के लिए, उसको भी इस शरीर की, स्थूल शरीर की जरूरत है। तो शरीर, मन और आत्मा कनेक्टेड है आपस में, इफेक्ट किससे होते हैं, बुद्धि से और अहंकार से भी, फिर सतरजतम से भी। इसके अलावा यहाँ पे हमारी कितनी धातु, 7 धातु, ठीक है, 3 दोष, वात पित्त कफ। तो जितनी धातुएं, कितनी सारी चीजें, जो सांख्य का कॉन्सेप्ट है 24 तत्वों वाला, अगर आपको लगता है तो आप दोबारा उसे यहाँ पर नोट कर लीजिए कि आपको वो पॉइंट देखना है। आज मैं आपको टेक्स्ट की भाषा में चीजें नहीं बताऊंगी, या श्लोक सूत्रों की भाषा में नहीं बताऊंगी, यहाँ टेक्निकल हम उसको उठाएंगे, क्योंकि बुक्स आपको खुद पढ़नी है। जैसे नाद अनुसंधान लास्ट में आएगा, नाद अनुसंधान के 4 स्टेट्स हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा एक हिंट में देके जाऊंगी, उस हिंट पे काम आप खुद करेंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, खुद से किताबों को नहीं टटोलेंगे, आप जान नहीं पाएंगे, आप गहराइयों में उतर नहीं पाएंगे, आप मन और बुद्धि के स्तर को छूने के लिए ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा, यहाँ सिर्फ पॉइंट्स आप नोट करते जाएंगे और फोकस करेंगे कि आपको कहाँ डिटेल मिलेंगी। एक दो बुक्स के नाम में जरूर कोशिश करूंगी कि बता दूं, जिसमें पहला नाम आप अभी नोट कर लीजिए, जो मुझे पर्सनली पसंद है पढ़ना, स्वामी चरण दास जी का भक्ति सागर। बाकी हटियोग के तो जो टेक्स्ट हैं वो आपको पढ़नी है, कैवल्य धाम से जो बुक्स निकलती हैं, बिहार मुंगेर से जो बुक्स निकलती हैं, वो भले ही सेम उसमें हो, जैसे हटियोग प्रदीपिका है, हट प्रदीपिका है, गृहण संहिता है, से सिद्धांत है, हट रत्नावली है, ये सारे गौरव संहिता है, ये सारे नाम आप, वैसे आपके सिलेबस में आपको पता भी होगा इन सब नामों के बारे में, तो आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ एक्सक्यूज मी जी। मैम। क्या जी। मैम इंग्लिश में मैम, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश में वैसे आप उसे देखेंगे, क्योंकि वो बातें एक,
पोयम की तरह लिखी हुई है। तो जब आप अपनी हिंदी में आप या हिंदी या इंग्लिश में आप जो भी पढ़ेंगे कैवल्य धाम की बुक्स या बिहार मुंगेर की बुक्स को, वो मिल जाती है इंग्लिश में भी। तो उसमें लिखी हुई चीजें जो आपको भक्ति सागर में एक पोयम की तरह, जैसे छंद और दोहे ऐसे कुछ लिखे होते हैं ना, उसमें मिलेगी। तो आपको याद करने में, या अगर आपको आपका इंटरेस्ट एरिया उस तरह से याद करने में, तो आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कविता से ओके कभी ओके। कभी कोट्स नहीं, बना के में चीजें याद हो जाती हैं, वैसे। ठीक है, जी मैम, चलते हैं आगे। थैंक यू मैम। हॉलिस्टिक है। ओके। मैम, आ, एक्चुअली मैम, हाँ जी, बताइए जी। क्या बताया था आपने नेम, स्वामी चरणदास जी का कैवल्य? नहीं, अभी। स्वामी चरणदास जी का भक्ति सागर। ये ओके, बुक मेरे पास अगर होगी तो मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगी, सर आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू मैम। ओके। तो हॉलिस्टिक हेल्थ के डायमेंशंस देख लेते हैं, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, कल भी हमने देख ही लिया था क्या क्या स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हठ योग की जो अप्रोचेज हैं वो हेल्थ के लिए क्या बात करती हैं, उसको देखते हैं। यहाँ लिखा है कि जो फिजिकल बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, और देयर ओन फंक्शंस, यानी उन सबके अपने एक फंक्शंस है। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या काम कर रहा है, श्वास ले रहा है, श्वास बाहर निकाल रहा है, ठीक। ऑक्सीजन इनटेक किया, CO2 को बाहर निकाला। पर अब ये मन से कैसे एसोसिएट होता है, कि कभी आप देखना, इनहेल एक्सेल, रेस्पिरेशन का काम एक चल रहा है हमारी बॉडी में नॉर्मली। पर जब हम बहुत गुस्सा होते हैं या हम बहुत परेशान होते हैं, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टम से ही अपने आप काम कर रहे हैं। पर ये हमारे मन से प्रभावित हो रहे हैं साथ के साथ। हम क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच पे जा रहे हैं, तो इसीलिए शरीर के साथ जैसे मन जुड़ा है वो देखेंगे। तो कभी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है या थोड़े डिप्रेसिव, जैसे डिप्रेसिव से हो जाता है, तो ब्रीदिंग जो है वो, सांस जो है वो भारी हो जाता है, यानी सांस लेने में थोड़ी सी भारीपन, की सांस लिया ही नहीं जा रहा है, दम घुट रहा है, जो एक कोई आम भाषा में बोल दे कि दम घुट रहा है, आराम से घुटन हो रही है, और माहौल ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वहां सबसे पहले क्या इफेक्ट हुआ, हमारा श्वास। हम सांस ले कैसा ले रहे हैं, वो भारी है, वो हल्का है, वो धीमा है, वो तेज हो रहा है। गुस्से में कैसे आग, क्योंकि गुस्से में क्या होता है, भस्त्रिका की तरफ, अगर आपने भस्त्रिका अब तक कर लिया होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, मे बी थोड़ा बहुत आप इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। तो भस्त्रिका में क्या होता है, हम फोर्सफुली नहीं एक्सेल करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हम गुस्से में बैठे होते हैं, वहां हमारी इंटेंशन कुछ और होती है। हम भस्त्रिका को किसी और इंटेंशन से करते हैं। क्रोध में ऑटोमेटिकली भस्त्रिका चल रही होती है, क्योंकि वहां माइंड को और रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, वो ब्लड को गर्म, उस समय शरीर में जो खून है वो गर्म हो रहा होता है, तो उस वो बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। तो अब वो खून जो है वो जल जैसे गर्म हो रहा है, वो मूव करेगा बॉडी में इधर से उधर, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन, लंग्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करेंगे, वो भी तेजी से भागेगा। क्योंकि गुस्से में क्या होगा, उस तरह के हार्मोन्स रिलीज हुए होंगे। अब देखो, सारे सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, एक को हिट करोगे दूसरा हिट हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रात को किससे हमारा टाइम बहुत अच्छा है सोने का, हम 8 घंटे की नींद, 6 7 8, जिसका भी जो टाइम सेट बैठता है, जिसकी नींद उतने में पूरी होती है, वो उसके हिसाब से। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि अगर मेरी नींद के टाइम को मैं स्किप करती हूँ और उसमें 2 घंटे का डिले या 3 घंटे का डिले कर देती हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 9 बजे, या वैसे मैं 10 बजे का मेरा टाइम है, अगर 9 10 बजे मेरा टाइम है और मैं उसको 11 12 कर दूं और कभी 1 कर दूं, तो नेक्स्ट डे जब मैं अपना शरीर मतलब उठती हूँ, तो उस समय क्या होगा, मन भारी लगता है। मन के साथ तन भारी लगता है, और जो पैर है, घुटने के नीचे का जो एरिया जिसको काफ मसल्स हम बोलते हैं, पिंडलियां, वहां पे एक अनइजीनेस आ जाती है और एक डिस्टरबेंस हो जाती है, और वो डिस्टरबेंस पूरे दिन बनी रहती है, जब तक कि मैं अपनी नेक्स्ट स्लीप टाइम पे प्रॉपर टाइम पे ना जाऊं, उसको पूरा ना कर लूं, या उसे बीच में कहीं कवर अप ना कर लूं। तो ये देखो कि चलो, ये तो शरीर का था कि रात भर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस चलता है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सुबह 3:30 उठ जाना चाहिए, और इतने बजे जब अंधेरा हो जाए तो सो जाने चाहिए, यानी कि 9:30 से 3:30 के बीच में हमारा बॉडी सिस्टम खुद को एक नींद लाने के लिए तैयार करता है, वो अंधेरा देखते ही सोने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। कभी भी अगर आप नोटिस करो तो आप देखना, भले आप दिन में सोए थे या कुछ भी, आप देर से सोने वाले इंसानों पर 9 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास आपको नींद का एक इंडिकेशन बॉडी जरूर देगी। 8 से 10 के बीच में वो इंडिकेशन आ जाएगा। अगर आप उस समय अपना डिनर बहुत पहले कर चुके और आप तैयार है सोने के लिए और आप उस समय सोने चले जाते हैं,
तो आप ऑटोमेटिकली 9:30 अगर आप सोने चले गए तो सुबह 3:30 आपकी एक बार आंख, आप उठे या ना उठे वो अलग बात है, पर 3:30 के आसपास आपकी आंख जरूर खुलेगी। तो वो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो कह के गए थे ना, ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:30 4:30 के बीच में या 5 बजे के तक, उसमें भी कि वो उठते थे और इस समय पर वो अपनी साधना किया करते थे। तो वो सच है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो बना ही इस तरह से कि वो 9:30 से सुबह के 3:30 के बीच में हार्ट एंड किडनी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। कभी अब ये मैं आपसे अपना दूसरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पर, कि जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, सपोज कि आप बहुत गहरी नींद में थे, अब आपको बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं है, जिसको हम बोलते हैं साउंड स्लीप में चले गए। मुझे वेव्स याद नहीं आ रही, डेल्टा वेव्स चलती हैं कि जो भी, चलो चलते होंगे, आप उसमें साइकोलॉजी में कभी पढ़ेंगे तो देख लेंगे। सिंपल ये कि अभी साउंड स्लीप की कोई सपने नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे, शरीर रेस्ट कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है अपने आप को, वहां पे मन भी काफी हद तक शांत है। तो उस स्थिति में अगर कोई आके झटके से आपको उठाए, कोई बहुत इमरजेंसी की वजह से बहुत तेजी से आपको उठाए उठाए, एक तो ये कि आप डर के झटके से उठोगे, प्लस आप बहुत गहरी नींद में कहीं थे और तुरंत वहां से वापस खींच के आपको वापस लाया जाए, तो क्या होगा, पहला तो सुन, ब्रेन एक सुन रहेगा कुछ देर तक, कुछ सेकंड्स तक में भी। उसके बाद क्या होगा कि या झटके से आपकी आंख ही खुल जाए कोई आवाज से, बहुत तेज आवाज से, पर आप लेटे हुए हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे, अगर आप अपने शरीर को इतना जानना शुरू कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट बीट और कमर के पीछे और पैरों के एरिया में झनझन, कुछ झंझनाहट हो रही है। वो झंझनाहट बता रही है कि शरीर जो है, ब्लड जो है वो बहुत तेजी से हार्ट और किडनी के पास अपने आप को प्योरीफाई करने का काम कर रहा है, क्योंकि ब्लड के पास ही सारी चीजें, हमारी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे मॉर्बिड मैटर्स भी लगभग उसी के पास हैं, तो वो किडनी और हार्ट लगे पड़े हैं एक दूसरे को, वो हार्ट फिर लंग्स को, देन इधर, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हम तब देखते हैं ना कि प्रॉपर वो ब्रीदिंग चलती है, जिसमें पेट फूलता है और पेट अंदर जाता है श्वास बाहर निकालने पर। श्वास भरते तो पेट फूलता है, श्वास बाहर निकालो तो पेट अंदर जाता है, जबकि पूरे दिन में कई बार हम गलती कर जाते हैं कि श्वास भरते हैं तो पेट अंदर रहता है अननोइंगली, लेकिन नोइंगली नहीं, पर सोने के समय पर ऐसा कम ही होता है। और छोटे बच्चे को कभी आप देखना, वो बिल्कुल एक कंटिन्यूटी में उसकी ब्रीदिंग चल रही होगी, कभी आप जज करके या चेक करके भी देख सकते हैं चीजों को। तो ये होता है कि कैसे हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हर एक चीज जुड़ी हुई है। तो एक तो यही कि सबसे पहले सोने का समय फिजिकल बॉडी के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। फिर but there should be complete coordination between them. If any of the organ or system of the body are not able to coordinate with each other, it means that not one but all the systems and organs are unbalanced. यहाँ पे यही कि ये सारे systems एक दूसरे से connected हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही नींद डिस्टर्ब हुई, खाना पीना डिस्टर्ब हुआ, इमोशंस डिस्टर्ब हुए या आसपास का माहौल डिस्टर्ब हुआ, तो सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी ही नहीं, हमारा मन, हमारा अंदर तक के इमोशंस, फिर हम बाहर बिहेव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अब हम खुद डिप्रेसिव है तो हम दूसरे को क्या खुशी देंगे। कोई डिप्रेशन में बैठा हुआ इंसान जो अंधेरे में बैठना पसंद कर रहा है, वो क्या कहेगा किसी को कि रोशनी की तरफ जाओ, कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ पॉजिटिव करो, वो उसे भी कहेगा कि हाँ सच, सही बात है तुम्हारी, आ जाओ इधर आओ, मेरी कैटेगरी में आओ तुम भी, वो उसे भी ऐसे ही खींचेगा। वो उसकी गलती नहीं है, उसकी कंडीशंस की भी, उसके पिछले कर्मास है, या जो भी उसकी सिचुएशन है जिस वजह से भी वो चीजों को फेस कर रहा है, वो सब वहां अब एज ए योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर्स हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम आगे देख सकते हैं। फिर एक चीज और कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एक नेचुरल रिदम चल रहा होता है, यानी हार्ट कैसे, हार्ट ब्लड को ले रहा है, लंग्स को पहुंचा रहा है, पूरी बॉडी को से ब्लड ले भी रहा है, बॉडी को दे भी रहा है। तो उसमें अगर डिस्टरबेंस आई तो बाकी वो हर जगह डिस्टर्ब कर देगा, यानी वो लंग्स को भी डिस्टर्ब करेगा, बाकी बॉडी को भी डिस्टर्ब करेगा। कैसे? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, ब्लड प्रॉपर साफ नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है तो ब्लड जो है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स, आपको पता है कि पैरों में थाइज एंड पिंडलियों में जो नीली नसें होती है, नीली नसों के जो गुच्छे बन जाते हैं, उसको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वो क्यों? क्योंकि प्रॉपर वहां डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ। क्यों? नींद की कमी की वजह से भी। नींद बहुत मैटर करती है, एक रेस्ट का जो टाइम होता है, और रेस्ट भी कौन सा, फिजिकल रेस्ट नहीं, माइंड का रेस्ट, ये बहुत मैटर करता है। इनकी आपस में इतनी रिदम है, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं शरीर और मन। एक को तंग करा तो दूसरा अपने आप तंग हो जाएगा, एक को शांत किया तो दूसरा अपने आप धीरे धीरे ही सही पर शांत होना शुरू हो जाएगा। जैसे मन को शांत करना शुरू कर दिया, बहुत बीमारी है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, ठीक है, एक बार रो लिए, चिल्ला लिए, पर अब दूसरे क्षण कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से
उसको धीरे-धीरे देखते जाएँगे क्योंकि शरीर पे आने में चीज़ों को टाइम लगता है। मन के लेवल पर ठीक किया तो आने में टाइम लगा तो जाने में भी लगेगा। 3 साल अगर आने में लगे हैं या 10 साल एक पीसीओडी को किसी के पास आने में लगे हैं, तो 10 महीने तो कम से कम देने पड़ेंगे। ये ऐसे एक अंदाज़न एक रेशो बताया मैंने, ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी 3 महीने में भी चीज़ें क्योर होती हैं। क्योंकि सेल्स की जो लाइफ होती है वो आपको पता ही होगा ना कि 90 टू 120 डेज होती है। जो हेल्दी सेल है वो 120 डेज तक रहता है और जो सेल थोड़ा बीमार होने लगा है वो 90 डेज या थोड़ा और कम डेज उसकी लाइफ होती है। तो वो डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने सेल्स को क्या दे रहे हैं। अच्छा एक एग्जांपल और बताऊं आपको, आपको पता होगा कि जैसे हमारी पूरी बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन भी एक फंक्शन है, रेस्पिरेशन एक फंक्शन है, स्टोरेज एक फंक्शन है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म एक फंक्शन है, और क्या क्या होता है, ब्रेन एक, हमारा जो नर्वस सिस्टम चल रहा है वो सारा कुछ, उसकी सोचने की एक क्षमता है। वही सारे फंक्शंस हमारे एक छोटे से एक बिल्कुल उस जिसको हम देख भी नहीं सकते, उस एक सेल के अंदर भी वो सारे सिस्टम्स है, सारी की सारी चीजें उसके अंदर भी होती है। तो अगर कभी जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, तो वो शराब वो व्यक्ति नहीं पी रहा है क्योंकि उसने एक बार पी, 2 बार पी, 3 बार पी ली, ठीक है, उसकी आदत बन गई। अब क्या, वो अब वो चाहेगा कि मैं नहीं पीऊंगा, उसे पता चल गया, वो जान गया कि ये गलत है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है उससे। पर उसके अंदर जो उसके सेल्स हैं अब वो उसके ऊपर हावी हो गए हैं, अब वो शराब उससे मांगते हैं क्योंकि वो इतनी सारी संख्या में, इतनी सारी संख्या में कि वो उससे बांधते हैं और भेजते हैं और पुश करते हैं कि अब हमें नशा चाहिए, तुमने हमें आदत डाली, अब तुम भुगतो, अब तो हमें चाहिए। तो वो नशे के लिए उसके सेल्स उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स कनेक्टेड होंगे कहीं ना कहीं हमारे मन से, क्योंकि वो और सूक्ष्म होता जाएगा, मन और सूक्ष्म है, जैसे शरीर है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय है, फिर विज्ञानमय है, फिर आनंदमय। तो शरीर के बाद प्राण, प्राण क्षीण हुए, कम हुए, वो ढूंढेंगे कि कहाँ से पूर्ति होगी इन प्राणों की, वो शरीर, वो सोचते हैं कि शराब से पूर्ति होगी तो वो उसे भेजेंगे, यानी कि उस व्यक्ति का जो ऑरा होगा, जो प्राणमय कोश होगा, वो बहुत श्रिंक हो चुका होगा। फिर अब वो मन उस पे हावी हो जाएगा कि शराब चाहिए, वो भागेगा शराब की तरफ। तो ये देखो कि एक छोटा सा सेल पूरी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, और हमारी एक इंटेंशन, एक इच्छा शराब पीने की, नशा करने की, उन सारे सेल्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो ये रिदम है, ये उनका आपस में कोऑर्डिनेशन है कि वो कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। दैट हाँ जी, कुछ कुछ पूछना है किसी को? is my messing up. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि एनर्जीज, हम इस शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिशंस देना चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी न्यूट्रिशंस के नाम पर एक्स्ट्रा ओवर न्यूट्रिशंस हो जाता है, या फिर आजकल आपने सुना होगा इंटरमीडियंट फास्टिंग, वही कि एक टाइम स्किप करके खाना खाना, एक टाइम ये। अच्छा, कुछ लोगों को फायदा हुआ उस चीज से, वो बुरी नहीं है, और कुछ लोगों की हालत ऐसी हो गई कि उनके अंदर और ज्यादा कमी आ गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ गई, वो चक्कर खाने शुरू हो गए, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है तो कैल्शियम कहीं कम हो रहा है, कहीं कुछ कम हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है क्योंकि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि अगर हम ये फास्टिंग कर रहे हैं तो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, अगर लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है तो उस फास्टिंग में क्या चीजें एड ऑन होनी चाहिए, वो हम इग्नोर कर जाते हैं। तो अब ऐसा अब ये है कि अब ये सुना होगा आपने, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, सात्विक खाया तो, अभी जैसे रिसेंट कोई वैसे बात ले ले, किसी को, किसी की तबीयत खराब थी तो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि, या घर पे बोलते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी दे दो उसको, या लूज मोशन कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे ऐसे चीजें दे दो, जूस दे दो, हल्का खाना दे दो, ठीक। क्यों आ जाते हैं उस टाइम पर हम ऐसे हल्के खाने पर, क्यों तब समोसा नहीं दे रहे हैं, क्यों तब हम मैगी नहीं दे रहे हैं उस बच्चे को, क्यों हम मूंग की दाल की खिचड़ी, और कई बार उस बच्चे को मूंग की दाल की खिचड़ी पसंद भी आ जाती है, कुछ को नहीं आती, कुछ को पसंद भी आने लगती है कि हाँ ये अच्छी लग रही है, क्योंकि उस समय वो समझ रहा है, शरीर और मन, जब मन को भी टॉर्चर मिलता है ना तो वो भी समझता है कि नहीं कुछ रखा नहीं है इस दुनिया में। कितनी बार हमारे मन में वैराग्य आता है ना कि बस छोड़ दो ये सब कुछ, ये फालतू की बातें हैं, ये जो क्या बोले उसको, जैसे घर है, पैसा है, कोई एजुकेशन है, कि ये सब फालतू की बात है, कि इतना करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ, अशांत ही है। एक पोजीशन पे आने के बाद, बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठने के बाद भी अगर हम आज भी अशांत है तो क्या फायदा, इतनी जीवन भर इतना रगड़ के मेहनत करने का क्या फायदा। तो वहां पहुंच जाते हैं कितनी बार।
मन उस समय वैराग्य में आता है। वो बात अलग है कि अगले क्षण जैसे तो थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल होने लगता है या नॉर्मल दिखने लगता है, वापस मन शुरू, ठीक है अब नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क हमारा कार है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट वो है, तो वो सारी चीजें भी शुरू हो जाती हैं। चलो आगे वापस आते हैं कि हम सप्लीमेंट्स और इन सब चीजों की बातें कर रहे थे। क्या होता है कि कितनी बार जो भोजन है अपनी प्रकृति के अनुसार, नॉर्मल देखो किसी का लाइफस्टाइल, प्रकृति अगर जैसे वात पित्त कफ जो प्रकृति है, जब तक सब कुछ ठीक ठाक है, डाइजेशन सही चल रहा है, एलिमिनेशन यानी कि जो भी हमने अन्न लिया या जल ग्रहण किया, जो भी लिक्विड फ्लूइड्स लिए वो इजीली निष्कासित हो रहे हैं, जो भी खाया वो इजीली बॉडी से बाहर जा रहा है, निष्कासित हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तब तक सब ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आ, ये वात पित्त कफ में से कोई भी असंतुलित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? उस टाइम पे हमें उस कंडीशन को देख करके वहां अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को चेंज करना है। वहां हमें अननेसेसरीली उसी डाइट को फॉलो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सुबह उठ करके वॉक जाने के बाद बनाना शेक पीने की आदत है, ठीक, अब एक तो दूध ठंडा होगा, बनाना शेक गर्म का तो बनेगा नहीं, उसमें से डलेगा केला, और उनको हो गया है क्या? कफ, कोल्ड, खांसी, फीवर, बट स्टिल वॉक भी जाना है और आके फिर बनाना शेक भी पीना है। अब जब सामने वाला कोई रोके तो क्या जवाब आएगा? कि आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। तो ऐसे में ठीक है, चुप हो जाना चाहिए, चुपचाप बस दृष्टा की तरह देखना चाहिए कि ठीक है कि जब प्रकृति का प्रकृति के अगेंस्ट जाया जाता है, नेचर के अगेंस्ट हम जा रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं किसी चीज का, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो देखने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। या हम खुद अगर ऐसा कर रहे हैं कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है, प्रज्ञा अपराध आपने सुना होगा कि अब हमें प्रज्ञा है, यानी नॉलेज है कि डायबिटीज में मीठा नहीं खाया जाता या कोई एक तरह से लिया जाता है, उसकी क्वांटिटी कम रखी जाती है। और अगर कुछ वो भी बहुत किसी को क्रेविंग है तो पूरे दिन में पूरे 12-13 घंटे के जो भी मील है उसमें कोई बहुत हिसाब से छोटा सा एक ले लिया कि पहले सब पेट भर के आप खा लो, फिर क्रेविंग थी इसलिए छोटा सा एक पीस उठा के टंग को दे दिया। टंग को ही तो मीठा चाहिए ना, अंदर मन को मीठा चाहिए ना इस तन को मीठा चाहिए, जो टंग हमारी है, जो ये जीभ है, सिर्फ इसको ही मीठा चाहिए, इतने तक। उसके बाद वो अंदर गया, किसको पता वो मीठा था खट्टा था, वो अंदर जाके तो एसिड में ही जाएगा ना, आएगा तो उसको पचाने के लिए एसिड ही कोई। ठीक, ये हो गया। अब प्रज्ञा अपराध की बात कर रहे थे कि हमें पता है डायबिटीज है, मीठा नहीं खाना है, अब खुद जानबूझ करके अपने तत्वों में और असंतुलन पैदा करने के लिए हम खुद सामने से चीजों को इनटेक करते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इसे कहते हैं प्रज्ञा अपराध। जानने के बाद भी प्रकृति के अगेंस्ट जाकर उन वस्तुओं को ग्रहण करना या उन विचारों को ग्रहण करना जो हमारे मन को और हमारे प्रकृति को असंतुलित कर देगी, तो वो क्या बनेगा? बीमारियों का कारण। क्योंकि प्रकृति में अगर हमने राग का बीज फेंका है तो डेफिनेटली दुख मिलेगा, ठीक, द्वेष का बीज डाला है तो डेफिनेटली द्वेष के और ज्यादा विकार हमारे अंदर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही अगर हम समता का भाव डालेंगे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा का भाव डालेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखने का भाव डालेंगे, शरीर को स्वस्थ रखते हुए मन तक जाना, मन को स्वस्थ करते हुए प्राण को, सॉरी पहले शरीर से प्राण, प्राण से मन, फिर मन से आत्मा, आत्मा के साथ साथ यहाँ पर बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश से फिर आनंद की अवस्था यानी कि आनंदमय कोश तक जाना, यानी स्टेट ऑफ ब्लिस तक जाना। अब ये देखें कि ये तो पता चल गया कि हम क्या क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या क्या हमारे साथ गलतियां हो रही हैं, ये पता चल गया। अब हठ योग यहाँ पे हमें कैसे हेल्प करेगा वो हम देखते हैं, पर उसके पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे द साइंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हार्मोनी इज नोन एज हठ योग। ये आपको समझ आया कि हठ योग क्या है? और था तो आपको पता होगा कि सूर्य और चंद्र जो हमारी जो नाड़ियां हैं, ठीक है, उनका जो मिलन होगा क्या कहलाएगा? हठ योग कहलाएगा। ये है टेक्निकल चीजें सारी, ये आप टेक्स्ट में पढ़ोगे, उसकी डेफिनेशन आप देखोगे और हठ योग का सिंपल मीनिंग जानो, क्योंकि हठ योग वो नहीं है जो जिद के साथ अभ्यास करे जाए, नहीं। हमारे अंदर जो चैनल्स चल रहे हैं, जो नाड़ियों में जो श्वास के थ्रू जो स्वर चल रहे हैं, इस जिसको हम अपनी नाक के थ्रू जज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि जो दाई नाक है सूर्य स्वर, गर्म, और लेफ्ट साइड जो चंद्र स्वर है ठंडा स्वर, ठीक। अच्छा, एक इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, अगर किसी को जैसे कोल्ड हो रहा हो
तो वो क्या करे, अपने चंद्र स्वर को बंद करे, पर नाक में नहीं, कान में, कान की तरफ रुई डालो तो कुछ हद तक 3-4 घंटे में देखोगे कि लेफ्ट राइट वाला जो है वो एक्टिव हो गया है। बॉडी में हीट बढ़ने से जो कोल्ड है उसमें काफी हद तक आराम आया है। जो उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी उससे थोड़ा बचा जा सकता है। पर ये कि बॉडी में अगर मॉर्बिड मैटर भरा है, गंदगी भरी है, तो डेफिनेटली वो तो कहीं ना कहीं से शरीर बाहर निकालेगा, क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति कभी भी गंदगी अपने पास नहीं रखती, वो उसे दूर करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी आंख में कुछ भी तिनका चला गया, कुछ भी छोटा सा बारीक से बारीक भी चला गया, तो आंख में क्या होगा, खुजली होगी, चुभन होगी, यानी प्रकृति इंडिकेट कर रही है कि कुछ गलत गया। उसके बाद वो आंख से पानी निकालना शुरू करेगी, जो आंसू या पानी निकलता है, और उस पानी के साथ वो उस गंदगी को बाहर निकालेगी। दूसरा एग्जाम्पल, हमें लगता है ना कि अरे इसे वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, या फीवर आ रहा है, तो ये प्रकृति का एक नियम है कि वो गंदगी को अंदर नहीं रखती, और वो एक तरीके से उसे उजागर करती है और बाहर निकालने की कोशिश करती है। कि कुछ गलत खा लिया शरीर को, स्टमक को पता चल गया अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो कार्बो प्रोटीन लिपिड नहीं है, ये तो कोई टॉक्सिक मैटर है, तो वो क्या करेगा, वो उसे रिफ्लेक्स करेगा ऊपर, उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, धक्का देगा और उसको गले के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिसे बोलते हैं हम वमन उल्टी। ठीक। फिर लूज मोशन में क्या, अब आते देखेंगे यार ये तो कुछ गलत है, इसे जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकालो, वरना इस व्यक्ति को, मतलब प्रकृति की, इस शरीर को हानि हो सकती है। तो वो लूज मोशन के थ्रू उस बैक्टीरिया कीटाणु को बाहर निकालता है। खांसी, खांसी में क्या होता है कि कुछ अंदर चले गया, कुछ भी धूल मिट्टी, जैसे कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो धूल मिट्टी से होती है, वो धूल और मिट्टी अंदर गई, बस शरीर में सिर्फ नाक से पानी बाहर, खांसना छींकना शुरू। तो वहां हमें समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हम किस दिशा में गलत हैं। वो हमें बस बैलेंस करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने का काम करना है, सारी चीजें अपने आप हार्मोनाइज होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें हठ योग ने कहा कि इस जो बॉडी है ना, हमारी फिजिकल बॉडी, इसको रीडिफाइन करो। मॉडर्न मेडिसिन ने हमें दिखा दिया, ये सिस्टम्स दिखा दी मॉडर्न मेडिसिन ने, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, एक्सक्रिएटरी, इम्यून। ठीक है। फिर आगे स्किन, नेल्स, हेयर, देखो आप, सेंसरी जो हो गए, नहीं सॉरी, ये सेंसरी नहीं है, सॉरी। फिर मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन, ये सारे सिस्टम्स ये हमें मॉडर्न मेडिसिन ने बता दिए हैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज हमें इसके बारे में पता है कि हड्डियां हैं तो कैल्शियम, विटामिन डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और किससे मिल जाएगा, केले में मिल जाता है पोटेशियम, दूध से कैल्शियम मिल जाएगा, विटामिन डी धूप से मिल जाएगा, ऐसे ऐसे सारी चीजें। कि ठीक है, उन्होंने हमें ये भी बता दिया। तो उन्होंने हमें कहाँ तक सीमित कर दिया, बस इतने एरिया तक, ये स्केलेटन सिस्टम, हड्डियां इससे बनी है, इतना इतना काम, इसके लिए ये चीजें ले लो और ये ठीक। पर क्या इतना ही काफी है कि सिर्फ इन हड्डियों को ठीक करना ही काफी है, काम चल जाएगा क्या, इससे हमारे मन को शांति मिल जाएगी क्या, इससे मेरे बाकी सिस्टम, अब मेरा हड्डियों को ठीक करने से क्या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा? वो सोचने वाली बात है कि कहाँ, कैसे कैसे फर्क पड़ रहा है। फिर एक रिसर्च और होती है, बोलते हैं कि जो बोन मैरो होता है हड्डियों के पास होता है, जो बड़ी हड्डियां होती हैं बोन मैरो, और बोन मैरो से क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स। अब यानी कि अगेन अगर ब्लड बन रहा है वहां, तो क्या होगा, ब्लड की कमी यानी अनीमिया हो तो हमारी हड्डियों में कमजोरी होगी कुछ ना कुछ। तो ये बातें ऐसे आपस में इंटर लिंक्ड है, इंटर रिलेट करती है। अगर एनीमिया की प्रॉब्लम है तो यानी कहीं ना कहीं हमारे मन में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, कहीं वो इंसान थका हुआ फील करेगा, वो थका हुआ फील कर रहा है कि वो उसका मन थका हुआ फील कर रहा है, यानी शरीर जो खुद थक गया वो मन को भी थका रहा है। मन थका था, वो शरीर को भी इनटेक नहीं करने दे रहा अच्छी प्रॉपर चीजें, कि वो नॉलेज के पास उसे जाने नहीं दे रहा। बाकी पास्ट कर्मा भी होता है कि हम किस एरिया में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि रिडिफाइन द बॉडी, कौन सी बॉडी को रिडिफाइन करें, तो हमारे जो ऋषि मुनि रहे उन्होंने कहा जो ये शरीर दिख रहा है ना, ये मोटा मोटा सा सामने से ऊपर ऊपर से जो दिखता है, कि सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है इस शरीर के पास, कि ये तो अन्न से बना है, अन्नमय कोश। और वो भी कैसे, इस अन्नमय कोश का भी एक सूक्ष्म रूप है, कि जो अन्न हम खाते हैं ना उसकी भी एक सूक्ष्म ऊर्जा होती है, वो डिपेंड करते है कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। इस शरीर को पहले रिडिफाइन करो कि ये फिजिकल बॉडी, इस बॉडी के ये पार्ट्स, एग्री, ठीक है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है, पर इसके अलावा क्या, वो ज्ञानेंद्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी है, तन मात्राएं भी है, मन भी है, अहंकार और बुद्धि भी है, और फिर चित्त भी है।
इन सारी चीजों का स्थान कहाँ है? वो जो आत्मा है वो भी है, जो लोग आत्मा को मानते हैं वो कॉन्सेप्ट भी है, यानी पूरी प्रकृति और प्रकृति की पूरी विकृति है शरीर, यहाँ तक। ये हो गया। तो हमारे जो 5 कोश हुए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके बाद शरीर भी 3, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण यानी कॉजल, कि कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, वो कारण को ढूंढ लेना, यानी जो कारण शरीर है ना, इस शरीर के होने का, स्थूल शरीर के होने का जो कारण है उसे ढूंढ लेना, वो कितनी बड़ी बात है। तो कह रहा है कि जो वो लोग बोल रहे हैं ना कि बस एक शरीर तक सीमित, मन तक सीमित, नहीं, इसके आगे बहुत सारी चीज है, वहां तक जाना। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन करो डिसीज का, कि सिर्फ डिसीज यही नहीं, बॉडी तक सीमित नहीं, इस मन की कौन सी डिसीज है, वो जो प्राण हमारे कमजोर पड़ रहे हैं उनकी डिसीजेस कौन सी हैं, उनको अब वो कैसे हम जज करेंगे और हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। आगे जो उसकी 5 और है वो आप देखोगे खुद से, टेक्स्ट में आपका होमवर्क है, ठीक है? मुझे याद है, मैं बताऊंगी नहीं लेकिन अभी तो आप एटलीस्ट मन में जिज्ञासा बनी चाहिए जो नए बच्चे होंगे कि आगे क्या है वो जानने के लिए, ठीक है? तो अब ये सारी चीजें होगी कि कैसे इस बॉडी को डिफाइन करना है। वो जो 3 शरीर है उनके बारे में आप जानेंगे, जो 5 कोश है उनके बारे में आप जानेंगे, कैसे हठयोग के टेक्स्ट से, कुछ पुराणों और कुछ उपनिषदों को, पुराण नहीं सॉरी, उपनिषद को पढ़कर, कुछ चीजें गीता में भी बातें करी गई हैं, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक के आहार के बारे में, वो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे उसके बारे में। सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस, सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस में जो 5 कोश हैं, जो हमारी 5 प्राण हैं, इनके बारे में जान करके डायग्नोस किया जा सकता है, कौन सा प्राण कम है, शरीर के किस हिस्से में दिक्कत आ रही है, उससे पता लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद है आगे, कि चलो प्रॉब्लम भी आई, डायग्नोज भी कर लिया हमने, डिसीज को क्लासिफाई भी कर लिया। अब क्योंकि ये सारी चीजें ढूंढी है, तो क्यों ढूंढी है, क्या देने के लिए ढूंढी है? वो है कंप्लीट हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड इमोशनल। ये सारी तरह से एक व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो, अपने आप में वो शांत हो, पीस में हो, लिबरेटेड हो, तो वो दूसरे को क्या देगा? वो पीस ही देगा, वो लिबरेशन ही देगा, वो हेल्प करेगा लिबरेशन में। तो ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले अब सीधे हम उस पे स्विच करते हैं होलिस्टिक हेल्थ के मेन पॉइंट पर, कि फिजिकल हेल्थ हमें कैसे मिलेगी। सॉरी, फिजिकल हेल्थ के को अचीव, फिजिकल हेल्थ एक्चुअली सबके पास है। करना क्या है, जो डिसबैलेंस हुआ है, जो असंतुलन आया, उसे सिर्फ संतुलन में लेके आ जाना है। चीजें इधर गई हैं, यानी कि जो हमारा प्राण अपान चल रहा है, जो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर चल रहा है, जो डिस्टर्ब हो गया है, उसको सिर्फ चैनलाइज करना है प्रॉपर, और बैलेंस करना है और समझना है। तो उसमें जो स्थूल शरीर हमारा ये है, जो ये स्थूल काया दिखती है, इसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अच्छा, इसमें डिस्टरबेंस आती किसकी वजह से है? वात, पित्त, कफ, इनमें डिस्टरबेंस होगा तो मैडम प्रॉब्लम आएगी। स्लाइड हाँ शो जी, नहीं हो रही है, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। ओके, दोबारा ऐसा होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है? दिखाई नहीं रहा शट करूँ स्लाइड क्या? शो नहीं हो रही है अभी हो भी? रही नहीं, हो रहा है। ओके, ठीक है। हम थे फिजिकल बॉडी के लिए काम बात कर रहे थे। फिजिकल बॉडी यानी जो ये स्थूल काया है, वात, पित्त, कफ, इसमें डिस्टरबेंस आती है तो शरीर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। हेलो, हाँ जी। वात, पित्त, कफ में डिस्टरबेंस, शरीर में डिस्टरबेंस आएगी, मन में और प्राणों में डिस्टरबेंस आएगा तो शरीर में डिस्टरबेंस दिखाई देगी, यानी साइकोसोमेटिक। मन में जो चीजें चल रही हैं वो शरीर को प्रभावित कर रही है। प्राण अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो शरीर प्रभावित होगा ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शरीर की शुद्धि के लिए क्या, शरीर की शुद्धि के लिए षटकर्म की प्रैक्टिस सबसे पहले बताएगी, यानी कि अगर किसी को योग के मार्ग पर जाना है, उसे समाधि तक पहुंचने की उसने एक दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, पर उसका शरीर, उसमें स्थूलता है या बहुत कमजोरी है, या जो मल और विकार है वो काफी हद तक भरे हुए हैं, और जब वो ध्यान करने या समाधि का अभ्यास करने जाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी फिजिकली फॉर्म में नहीं बैठ पा रहे, कभी स्थूलता के कारण आलस्य आ रहा है, कभी भूख लग रही है, कभी कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें उनके सामने आ रही है, तो वो देखेंगे कि आखिर कहाँ कमी है। वो कमी जब अपने शरीर को वो एनालाइज करेंगे तो वो पाएंगे कि उनके दोषों में, त्रिदोष में डिस्टरबेंस,
उनके जो 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनमें डिस्टर्बेंस, उनकी जो कर्मेंद्रियां, इंद्रियां हैं वो उसकी वजह से प्रभावित ज्यादा हो रही हैं। तो इन सबको देखने के बाद वो शुरुआत करेंगे कहाँ से? वो शुरुआत करेंगे षटकर्म से। षटकर्म में धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये 6 नाम आपको दिखाई दिए, यही इसी के नाम पर वो पड़ा है कि षटकर्म में ये 6 क्रियाएं किसकी? शोधन की, क्लिनजिंग की। और ये सारी क्रियाएं जो है पहले शरीर के स्थूल तौर पर शरीर को तैयार करेंगी योग के अभ्यास करने के लिए, और योग में फिलहाल हठ योग के अभ्यास करने के लिए। तो जो धौती की क्रिया आप लोगों ने कभी कॉलेज में करी है? धौती देखो, बस्ती की क्रिया तो वो होती है जैसे किसी ने अगर कभी एनिमा के बारे में सुना हो, यानी जो गुदा द्वार है उसको क्लीन किया जाता है, जो बड़ी आंत का हिस्सा है उसको क्लीन करने को बोलते हैं। आज की डेट में जनरली एनिमा की तरह की, एनिमा को मतलब कहीं ना कहीं उसी से डिराइव किया गया है, वरना वो पानी में बैठ करके स्थल बस्ती, शुष्क बस्ती, इस तरह से कोई प्रैक्टिस होती थी जिसमें उड़ियान बंद और मूल बंद मैटर करता था कि आपको उड़ियान और मूल ये लगाना आना चाहिए, और नौली का अभ्यास वो खैर आगे आएगा धीरे धीरे। नेति की जो प्रैक्टिसेस है, नीति की प्रैक्टिस से क्या है, हमें लगता है कि हम बस एक नाक से पानी डाल के दूसरी से निकाल रहे हैं, दूसरी से डाल के एक से निकाल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो पूरा जो ये हमारा इसका ये वाला जो सिस्टम है, पूरा माथे का जो एक एरिया है, ठीक है, जिसको आज के लोग साइनोसाइटिस, ये साइनस का ये एरिया यानी कि एक कैविटी वाला एरिया है, यहाँ पर म्यूकस बढ़ते जाने की वजह से सूजन आती है, फिर सिर दर्द, सिर भारीपन होना, श्वास लेने में दिक्कत आना, ये सारी चीजें होती है। और ज्यादा ब्लॉक होता है तो ये पूरे ब्रेन को इफेक्ट करने लगता है, क्योंकि सांस ही व्यक्ति नहीं ले पा रहा है जिसकी वजह से वो जीवित है, तो कितनी डिस्टर्बेंस आएगी, यानी ब्लड प्योरिफिकेशन में भी दिक्कत आ रही होगी, लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे होंगे, वो अपनी पूरी कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे होंगे लंग्स, तो ये सारा कुछ हो गया। उसके अलावा हाइपोथैलेमस उसको हिट करता है, वो जो पानी जाकर के म्यूकस को निकालता है, क्लीन करता है, और फिर जब वहां से श्वास प्रश्वास किया जाता है तो वो हाइपोथैलेमस को अच्छा पॉजिटिव एक हिट देता है, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेट होता है, वो प्रॉपर हॉर्मोन्स को बॉडी में सेक्रिएट कराने में हेल्पफुल है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस का एरिया वहां पर ही पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का एरिया है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है आपस में, कि छोटी सी प्रैक्टिस है नीति की पर कितना काम करती है। आज की डेट में फेमस है सूत्र नीति। सूत्र नीति एक टेक्स्ट में सिर्फ सूत्र नीति बताई है, दूसरे टेक्स्ट में जो महर्षि घिरन का टेक्स्ट है उन्होंने जल नीति, सूत्र नीति दो बताए हैं। तो अभी तक जो बात हुई थी जल नीति की, मैंने एक बात करी थी। सूत्र नीति क्या है कि धीरे धीरे, यानी कि देखो हमारा शरीर के प्रति इतना राग है, इस शरीर से इतना चिपकाव है कि हम एक सूत्र डालते हुए इतना डर जाते हैं। मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं आपको, कि जब मैंने सूत्र डालना शुरू किया था और वो धीरे 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 पहुंचा, पहले तो चुभ रहा है, छींक आ रही है, ये है वो, डर लगने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद जो शरीर है मेरा वो ऐसे डमरू की तरह कांप गया था जब वो सूत्र अंदर डाल के निकाला था। हुआ कुछ भी नहीं, अच्छा वाला एक पैसेज है, यानी इतना इतना तो कम से कम गैप है, और वो सूत्र कितना होता है इसका, 1/4 होगा इस फिंगर का, तो उसको डालने में शरीर डमरू की तरह हिल रहा है, यानी कि मेरे अपने शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है कि इसे कुछ हो ना जाए। ठीक, उसके बाद भय, कि मेरा जो अभिनिवेश का स्तर है वो कितना ज्यादा कि करना भारी हो गया, पसीने पसीने पूरा पूरा तरबतर पसीने से। पर वो शुक्र है कि टीचर अच्छे थे, उन्होंने छोड़ने नहीं दिया कि इतना गया तो इतना और सही, धीरे धीरे निकालो निकालो, सब देखो चुभ रहा है, जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, उन सब चीजों को देखो, धीरे धीरे निकालो, धीरे धीरे करो, प्रैक्टिस करो। तो देखो कि वो चीज एक अभ्यास है, कर हम शरीर पर रहे हैं, पर फियर कहाँ से निकल के आया है, कांपना कहाँ से निकल के आया, आसक्ति कहाँ से निकल के आई है, मन से, मन के स्तर पर। तो कहने को ये है कि ये बाहरी तौर पर हम इस अभ्यास को कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे जब ध्यान या आसन में या प्राणायाम में हम बैठने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये डर वहां, क्योंकि यहाँ ये रिड्यूस हुआ, यहाँ ये उभर के सामने आया, तो ये वहां सपोर्ट करेगा कि अब हम इससे ऊपर उठे हैं। अगली बार फिर क्या, अब स्नेति अंदर डाली और आ गई बाहर, बस अब कुछ भी नहीं है। दर्द हो रहा था वो देख लिया, वो पता है होगा ही होगा, सूजन आएगी आएगी हल्की सी, कभी पहली बार करेंगे, गले में खराश होगी होगी तो नॉर्मल है। अब वो खराश भी नहीं होती जो पहले कभी पहले दिन हुई थी, पूरे दिन गला ऐसे पकड़ के घूम रहे हैं और कि क्या हो गया। पर जब नेति कर ली थी तो पहली बार ऐसा लगा था कि सांस लिया है बहुत सालों के बाद, या शायद जीवन में आज पहली बार श्वास अंदर लिया है, वो महसूस किया था। तो ये देखो कितना छोटी सी प्रैक्टिस है, एक नाक का होल है, गले से कुछ बस बाहर धागा निकालना क्या था, कहने की बात थी,
पर ये कितनी बड़ी प्रैक्टिस है कि आपके मन को भी हिला दिया, तन को डमरू की तरह बजा दिया। वो कितनी छोटी सी बात और कितनी बड़े एक स्तर तक आपको पहुंचाया, आपको अवेयर कराया कि आप बेहोश थे आज तक, आप अपने श्वास को लेकर भी बेहोश थे, एक सजगता उसने दे दी। ठीक है। फिर धोती में वमन प्रैक्टिस आपने करी होगी, वस्त्र धोती, दंड धोती, फिर उसमें कान साफ करना, टंग साफ करना, कपाल रंध्र, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। फिर एनल एरिया के लिए भी है, पानी पी करके, ठीक है, ये सारा कुछ की पूरी बॉडी के लिए है। पर क्या ये इतना इजी है कि वो श्वास को भरते रहे, पेट भर ले और फिर धीरे धीरे उसे फिर बाहर निकाले, या एनल एरिया से उसको बाहर निकाले? तो वो तो क्या योग्य गुरु की देखरेख में सब किया जाता है। पर ये सब चीजें सीखने के बाद पता चलता है कि शरीर में क्या है, कितनी चीजें इसके अंदर है जो अभी भी जानना बाकी है। फिर नौलिक अभ्यास, रोटेशन, इंटेस्टाइन्स का, कपालभाति की प्रैक्टिस, पानी के साथ शीत कर पानी ना निकले, पानी कैसे पिएंगे हम, नाक से कैसे बाहर निकलेगा, नाक से कैसे पानी पिया जाता है, ये सारी चीजें हमारे, क्योंकि हम अभी तक क्या थे, अनअवेयर थे, हम जागरूक नहीं थे, हम सजग नहीं थे, यानी सब पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें क्या करा रही हैं, सारी की सारी चीजें हमारे पैसेजेस को क्लीन करा रही हैं। पैसेजेस कौन से, जो शरीर में नाड़ियां हैं, कहीं पर 72,000 है, कहीं पर 3,50,000 है नाड़ियां मेंशन, ये कहाँ का मेंशन है आप खुद नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ये सब जानने के बाद कि इतने सारे चैनल्स, इन चैनल्स को हम क्लीन करने की, यानी उनकी स्थूल फॉर्म को, अभी हम सिर्फ स्थूल शरीर को, स्थूल फॉर्म है जो चैनल्स का, उसको ही क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्राण पहुंचाने हैं इन चैनल्स में। अगर एक एग्जाम्पल अगर दें, जैसे कि बनाना शेक आपके पास रखा है, आपने किसी को ऑर्डर किया जो हमें बनाना शेक दे दीजिए, ठीक है, वो बनाना शेक बना रहा है, पर उसने क्या किया, अनमने मन से बस मिक्सी चलाई, डाला और दे दिया। अब आपके पास एक स्ट्रॉ, आप उस स्ट्रॉ से उसको पी रहे हैं, आपने सिप किया, ठीक, अब उसमें छोटी छोटी सी गुठलियां आ गई, उसका मतलब प्रॉपर मिक्स नहीं हुआ ना, वो गुठली आ गई, तो आपने सिप लिया, वो गुठली की वजह से क्या हुआ, आपको जो जूस था वो मिल नहीं रहा है। अब वो जूस मिल नहीं रहा है तो क्या हुआ, वो ब्लॉकेज थे, आपने खूब तेजी से इस सिप को और तेजी से खींचा, तो क्या हुआ, वो गुठली ऊपर आ गई और आपको जूस मिल गया आपका। तो यही हाल हमारी नाड़ियों का है कि हम उनको साफ कैसे कर रहे हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक में कैसे, कि बाह्य तौर पर और अंदरूनी तौर पर हम अपनी आंखों को बाहर की तरफ से करते 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 भीतर ले जाते हैं, और भीतर की आंखें हमारी खोलने की कोशिश करते हैं, यानी अंतः चक्षु, अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक, दो तरह से प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये सारा हो गया। वो एग्जाम्पल समझा कि ये स्ट्रॉ वाला, कि हमने कैसे किया, कि क्योंकि प्राणों को हमें खींचना है। प्राणों को कहाँ से खींचना है, इस बाह्य वातावरण में ईश्वर ने हमें प्रॉपर दिया हुआ है सब कुछ, बस हमें उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, तो इसलिए हम करते हैं ये सारी क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। फिर इसके बाद आते हैं हम आसन पर। अभी ये सारा चलो हमने साफ कर लिया, नहीं हमने वात पित्त कफ को बैलेंस करने का काम कर लिया, पर अब इस शरीर का क्या करें, ये तो स्थिरता के साथ बैठता ही नहीं है। यहाँ कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, भारीपन है शरीर में, अब क्या करें? तो उसके लिए बताए गए आसन, महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि स्थिरम सुखम आसनम, कि द्वंद्वों का विघात होगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्थिर रहोगे, सहोगे, समभाव से देखोगे। पर वहां तक पहुंचने के लिए भी तो कोई आसन करना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए, यानी उसी सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, या जो भी सुखासन, उस आसन, इन चार आसनों में बैठने के लिए भी इस कमर को, इस स्पाइन को, इन हाथों को, पूरी गर्दन को, जो गीता में लिखा है ना कि गर्दन भी सीधी रखनी है, कमर भी सीधी रखनी है, बैठना ही अच्छे से है, वो श्लोक पढ़ोगे अब आप, ही आपका अगला होमवर्क। ठीक है, ढूंढोगे भी कहाँ है रेफरेंस के साथ। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं आपको बता दूं, मुझे ना रेफरेंस याद नहीं रहते जल्दी से, इसलिए भी मैं नहीं बता पाती ऑनेस्टली स्पीकिंग। पर यह है कि आप लोग याद करोगे तो अच्छा रहेगा, ये आपके नेट के एग्जाम में, जेआरएफ के एग्जाम में भी काम आएगा, और आगे कभी आपके इंटरव्यूज होंगे तो उसमें भी काम आएगा, वाइवा में भी काम आएगा। ठीक है, तो जरूर देख लेना। फिर और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है कभी, मैंने अच्छे से पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, पर रेफरेंस याद नहीं रख पाती, ये मेरा अभी है, मैं भी सीख रही, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अब आसन से क्या होगा, स्थिरता आएगी, एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, जो शरीर में हल्कापन होगा ना, लघुता जिसे कहते हैं, वो भी आएगी। फिर एक डिसीजलेस, निरामया, निरोगी, जो वर्ड लिखा है ना, सर्वे संतु निरामया, यानी सभी जो व्यक्ति हैं वो निरोगी हों। तो आसन से वो व्यक्ति धीरे धीरे इस स्टेट पर जाएगा कि वो
स्थिरता अपने शरीर में लाने लगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाने लगे, लघुता, हल्कापन लाने लगे और बीमारियों से वो दूर होता चला जाए, बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखे, तो ये आसन की अभ्यास से उसके अंदर आएगा। अब आपको ये भी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा आसन, कैसा आसन, क्या, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है गर्दन आगे झुकाने वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है, कमर दर्द है सामने झुकने वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है, उनको बैकवर्ड बेंड कराना, पर इतना भी नहीं कि उनकी हालत खराब हो जाए। धीरे 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 शुरू करना कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ घड़ा रुत आए हल होए। इस तरह से अभ्यास करनी, यानी धैर्य के साथ और श्रद्धा रखते हुए, जो गुरु ने सिखाया उसमें धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, और फिर जो महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि स्थिर स्थिरम सुखम, वो स्थिरता में सुख जब आएगा ना, वो आ जाएगा उस दिन जब विश्वास और धैर्य रखोगे तब। ठीक है, ये सब होगा। अब आसन है क्या, कितने सारे आसन आपको पता है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है, कमर के बल लेट के करने वाले हैं, पेट के बल लेट के करने वाले हैं, इन्वर्टेड, उल्टे ही हो गए हम तो पूरे। ये सारे आसन हैं, इनकी पूरी एक सीरीज है, ये हमारी साइकिक सेंटर्स को, साइकिक सेंटर्स हमारे क्या है, चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन सबको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस करते हैं, और हमारे साइकिक सेंटर्स जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो आसन हमारी उसमें मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम की जरूरत पड़ेगी, पर काम होना शुरू हो जाएगा। ये है क्योंकि मूलाधार जो रिलेट करता है, चक्र वो रिलेट करता है हमारे स्केलेटन सिस्टम से, मूलाधार की वजह से अगर वो कमजोर है तो हड्डियां कमजोर रहेंगी, एनीमिक एनीमिया की प्रॉब्लम भी रहेगी, और जो लोअर लिम्ब है उससे जुड़े हुए रोग भी रहेंगे, तो उस पे काम होना शुरू हो जाएगा आसन करने से। षटकर्म करने से मन तो स्ट्रांग बनना शुरू हो ही गया, अपने अभ्यास पे विश्वास आना शुरू हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि फिजिकल हेल्थ के लिए और क्या जरूरी है, क्योंकि ये शरीर है तो इसे क्या देना है हमें, अन्न, यानी कि डाइट। ठीक, फिर चलते हैं आगे, डाइट कैसी, जो एक योगी को डाइट नहीं खानी है वो सारे नाम यहाँ लिखे हैं, और ये है एक श्लोक जो आप देखेंगे अपने टेक्स्ट में, हठ योग प्रदीपिका में चैप्टर 1 का 59 है, वहां देख लेंगे, सारे नाम आपके सामने लिखे हैं। अनहेल्दी डाइट नहीं खानी है, क्यों नहीं खानी है, क्योंकि देखो सात्विक भोजन खाया तो मन भी सात्विक होगा, सात्विक विचार आएंगे, मन में हल्कापन रहेगा, साधक को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। राजसिक खाया तो क्या होगा, मन में वो भावनाएं आएंगी रजगुण वाली, प्रबल होंगी, यानी कि पैशनेट होगा, जुनून बढ़ेगा, घर बनाना है, जॉब करनी है, ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, वो करेगा भी, ऐसी बात भी नहीं कि वो करेगा, क्योंकि वो राजसिक है, रजोगुण बढ़ रहा है तो एक्टिवेट बहुत होगा, लेकिन वो बैठेगा नहीं, वो अपने अंतर मन पे थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, वहां पे थोड़ा चंचलता थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं कि जो योगी है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, ऐसा है कि वो अगर सत्व के साथ थोड़ा बैलेंस करके चलेगा तो वो रजोगुण उसे उसमें भी मदद करेगा, कि वो क्योंकि वो स्पीड है ना, वो सत्व को बढ़ा देगा, सत्व के साथ अगर रहेगा तो उसे भी बढ़ाएगा, तो वो व्यक्ति की प्रतिष्ठा अच्छी होती है समाज में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब तामसिक क्या है, तामसिक प्रवृत्ति के गुण बढ़ जाएंगे अगर तामसिक भोजन लिया। उसमें कैसी चीजें आती हैं, स्टेल फूड, बहुत सारी चीजें, जैसे एक एग्जांपल, हलवा पूड़ी बनाया और सब्जी बनाई, अभी बनाया और हमने ईश्वर को भोग लगाया, या जो भी आप जैसे भी भोग लगाते हैं या शेयर करते हैं, चिड़िया चींटी के लिए निकालते हैं, जो भी कुछ किया आपने, वो सब किया तो वो प्रसाद बन गया, और आपने उसे प्रसाद की तरह ग्रहण किया, और एक मात्रा में पेट को जितना खाली रखना है, जैसे कि एक जगह लिखा है 1/3, एक जगह लिखा है हाफ, दोनों टेक्स्ट आप खुद पढ़ोगे कहाँ कहाँ लिखा है, तो उतना उतना खाया, वो तो अच्छा हो गया। अब वही फूड थोड़ी देर रखा रहा, यानी 3-4 घंटे के बाद खाया, नहीं 3-4 नहीं सॉरी, 2-3 घंटे के बाद खाया, या 2-3 घंटे भी हटाओ, उसी समय खाया लेकिन और खाया, अरे ये तो वो है, क्योंकि अब वो कैसा हो गया, वो राजसिक हो गया, ऑफर भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, कुछ भी खाया क्योंकि टेस्ट के लिए खाया, रजोगुण के अंदर इच्छाएं होती हैं, तो टेस्ट की एक इच्छा के लिए खाया और ज्यादा खाया, नहीं पेट का ख्याल नहीं रखा, आधा खाली रखे कि भरा रखे, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ नहीं रखा, खा लिया खाली वाले, तो राजसिक गुण एक्टिवेट हो गया, वो भोजन, वही भोजन राजसिक बन गया। अब इस भोजन को रख दिया और रात को दिया या अगले दिन दिया, यानी एक रात, चलो दोपहर का शाम को खा लिया, चलो ठीक है, हल्का सा राजसिक हो जाएगा, इतना कुछ नहीं कि हमने आधा पेट ऑफर किया तो भी वो ठीक है, पर अब उसी में पूरी एक रात निकाल दी, अगला दिन आ गया, अब वो भोजन बन गया क्या, तामसिक, यानी स्टेल। अब उसमें और चटर पटर मिक्स करके, अब उसमें दही भी, दही के अंदर चटनी अचार ये करके, ठीक है, बहुत मिक्स करके भी खाया, तो वो क्या बन गया, हैवी फूड,
एसिडिक हो गया वो, अब स्टेल फूड है यानी बासी भोजन हो गया तो वो बन गया तामसिक। तो क्या बढ़ाएगा? तामसिक गुण। तामसिक प्रवृत्ति के गुण क्या होते हैं? अविद्या का बढ़ना, अंधकार का बढ़ना। अंधकार का बढ़ना मतलब रोशनी से दूर हो जाना, रोशनी से दूर हो जाना यानी अपने स्व से दूर हो जाना। स्व में स्थित होना बोलते हैं ना स्वास्थ्य को, तो अपने आप से दूर होना। और अपने आप से दूर होने का मतलब है वात पित्त कफ त्रिदोष में डिसबैलेंस पैदा करना शुरू कर देना, शरीर में भारीपन आ जाना। दूसरा, शरीर में धर्म कम होते चले जाना, अधर्म के भाव बढ़ते चले जाना, ज्ञान कम होते चले जाना, अज्ञान के भाव का विस्तार होना शुरू हो जाना। ये सारी चीजें। अगले ही एक श्लोक है यहाँ पर 163 जिसे मिताहार की बात करी गई है। यहाँ लिखा है कि मिताहार कैसा होता है, यानी एक योग के अभ्यास को, हठ योगी के अभ्यास को स्पेशली कैसा भोजन लेना चाहिए। तो यहाँ लिखा ना, स्वीट फूड मिक्स्ड विद घी एंड मिल्क, समहाउ खीर, ठीक है। और भोजन ऐसा जो सभी धातुओं को पुष्ट करे और वो मन को भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि अनमने मन से कुछ भी रखा है, हाँ वो सात्विक तो है पर मन को अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी आंखें भी भोजन को देखते हैं तो आंखें भी खाती हैं। हमारी ये नाक है ना, ये नाक भी खुशबू लेके पहले खाती है, बाद में टंग टेस्ट करती है। तो पहले आंखें, नाक, मन टेस्ट करता है, फिर कहीं जाके एंड में इस टंग को मिलता है जो सबसे ज्यादा लालची सी हुई रहती है उसको खाने के लिए, ठीक है। तो ये है, तो वो मिताहार यानी वो खुशी देने वाला भी है, क्योंकि संतुष्टि मिल गई, खुश है, हल्कापन है इस भोजन को खाने के बाद, तो साधना तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। अब अगली प्रैक्टिस क्या है? प्राणायाम। क्या बताया था? इस अन्नमय कोश के बाद कौन सा कोश है? प्राणमय कोश। पर प्राणमय कोश यहाँ मैंने फिजिकल हेल्थ के साथ भी क्यों लिखा है? क्योंकि शरीर में बाह्य तौर पर भी तो चैनल्स हैं जिसको आप सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हो। यानी एक सिस्टम ऐसा जो शरीर को रेस्ट कराएगा और एक सिस्टम ऐसा जो शरीर को एक्टिवेट कराएगा। एक सिस्टम ऐसा जिस पर थोड़ा बहुत हमारा कंट्रोल है, एक सिस्टम ऐसा जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करता है। अपनी मर्जी से हमें भूख नहीं लगती ना, शरीर इंडिकेट करता है खाली हो गया, ऐसे खाना दो पेट में से आपका, मुझे नहीं पता, पर मुझे जब भूख लगती है तो मेरे स्टमक में मुझे गरम गरम एक सेक्रेशन फील होना शुरू हो जाता है कि फिर मुझे भूख लगे ना, मुझे जल्दी कुछ खा लेना चाहिए, ऐसे ऐसे पता चलता है। ये सब होगा आपके साथ जब आप अपने हठ योग के ये प्रैक्टिसेस अच्छे से करोगे, तो आपको अपने शरीर के बारे में भी नॉलेज होने लगेगी, आप सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को खट्टा खाने का मन करता है यानी कि उसके अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है, इम्यूनिटी डाउन है। किसी को मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, इट मीन्स एनर्जी कम है, ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन का बहुत काम ले रखा है, इसीलिए मीठा खाने का मन कर रहा है। बॉडी में बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, डाउन है, तो नमक का कुछ खाने का, नमकीन खाने का मन करेगा, तब मीठा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है रीड करना, इन सब चीजों को सीखना होता है योग के अभ्यास से। अब प्राणायाम का अभ्यास कब शुरू करना चाहिए? वसंत और शरद ऋतु, जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, अगर पहले से करते आ रहे हो चलेगा, कभी बीच में छूट गया तो फिर भी आप शुरू कर सकते हो। और कोई पहली बार ही अभ्यास शुरू कर रहा है यानी योग का अभ्यास, मेनली प्राणायाम पर फिजिकल प्रैक्टिसेस भी यानी कि आसन भी, ठीक, पोस्चर्स भी, षटकर्म भी, कोई बहुत वैसी कंडीशन है क्रिटिकल तो षटकर्म फिर भी यूज किया जा सकता है। बट अगर ये मौसम है, इसमें नहीं, इसके बाद का जो मौसम अभी आएगा ना, हल्की हल्की ठंडी से, अक्टूबर का मंथ और फेब का जो मंथ होता है जिसमें वसंत ऋतु और वो सब आगमन होता है, तो ये महीने पहले बताए गए हैं उन अभ्यासियों के लिए जो पहली बार योग का अभ्यास, हठ योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। फिर जब आसन का अच्छी सिद्ध हो जाते हैं यानी कि हम बैठने लग जाते हैं 15-20 मिनट शुरू में, तब जाके कहीं प्राणायाम करवाएं। क्योंकि अगर हम बैठ ही नहीं पा रहे, हम आसन में रुक ही नहीं पा रहे, हम क्या प्राणायाम? कभी इधर पैर बदलेंगे, हाथ यहाँ है, इधर पैर बदल रहा, उधर फिर आंख खुल रही है, क्या फायदा? जैसे कुछ लोग आज की डेट में टीवी पर जो आते हैं वो आंखें खोल के कपाल भाती और भस्त्रिका ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस कराते हैं, वो नहीं करानी चाहिए, क्योंकि अंदर जाने के अभ्यास है। या तो आप सिर्फ बता दो, आंखें सिर्फ देखो, आंखें खोल के सामने वाला कर रहा है या नहीं, ठीक, नहीं तो आंखें बंद करो, उनके साथ आप भी कर लो, क्या पता आपकी बार बार आंखें बंद है, वो आंखें खोले, आपको देख के वो मोटिवेट होके आंखें बंद करके वो अभ्यास करना शुरू कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो इतनी सारी जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने के लिए जो प्रैक्टिस है, सबसे पहला अभ्यास नाड़ी शोधन। कम से कम जो अभ्यासी पहली बार कर रहे हो, कम से कम 6 महीने तक नाड़ी शोधन, कम से कम 6 महीने सिर्फ नाड़ी शोधन ही करो। उसके बाद आपको अपने आप सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे। कैसे सीक्रेट्स क्या है?
प्राणायाम के बहुत सारे हैं, खुद टेक्स्ट में पढ़ोगे आप, एक एक का अलग अलग सीक्रेट लिखा हुआ है वहां पे। सूर्य भेदी का अलग है, उज्जाई शीतकारी, इन सबका अलग अलग है। अच्छा, एक चीज और, ऋतुओं का ध्यान रखा जाता है जब भी हम प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। और कोई डिसीज या प्रॉब्लम को ध्यान में भी रखा जाता है। सर्वाइकल है किसी को तो हम कोई भी उन्हें, तो फिर हम प्राणायाम नहीं कह पाएंगे उसको। और अगर किसी को सर्वाइकल है तो हम नहीं कराएंगे उसको जालंधर बंद। ऐसी ऐसी चीजें ध्यान में रखनी होती है। दूसरा, किसी को हो रहा है कोल्ड, फिर भी हम उसे कह रहे हैं शीतकारी और शीतली करो, उसकी क्या हालत हो जाएगी। टेक्स्ट में लिखा है ना कि शीत, नाम से पता, शीत यानी ठंडा, शीत ऋतु, सुना है ना कभी, शीत, शीतल जल, ठंडा ठंडा ठंडा। कोल्ड वाले को करा दिया तो उसकी तो और हालत, बेचारा कहीं अस्थमा तक ना पहुंच जाए। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ऋतु कौन सी है, प्लस उस व्यक्ति की कंडीशन कैसी है, क्या हाल है उसका, उस हिसाब से। गर्मी है जैसे, गर्मी का मौसम जो चल रहा था, उसमें शीतकारी शीतली कराया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सर्दियों के मौसम में सूर्य भेदी और भस्त्रिका अच्छी प्रैक्टिस है। भ्रामरी और उज्जाई, इनको कराया जा सकता है पूरे टाइम पीरियड में, ये आप करा सकते हो पूरे 12 महीने भी। फिर है मूर्छा और प्लावनी, ये प्रैक्टिसेस है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई, कि करते करते मूर्छा आ जाएगी, ये जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगती है तो आती है, तो ये तब दिखाई देंगी। प्लावनी की व्यक्ति ने अपने अंदर इतना स्थापित कर लिया अपने प्राणों को, अपने प्राणों पे संयमित हो चुका है, वो संयमित करने लगा है मन, शरीर और प्राणों को, पानी पर वो तैर रहा है ऐसे। ये सब चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के जालंधर बंद एंड उज्जाई प्राणायाम इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म द एडजस्ट द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रेन वेव पैटर्न। सिर्फ एक छोटे से एग्जाम्पल से देखो कि उज्जाई प्राणायाम था, उसमें जालंधर बंद लगाया और उससे क्या हुआ, हार्ट रेट अपने आप सेटल हो गया, ब्लड प्रेशर अपने आप सेटल हो गया, जो ब्रेन वेव पैटर्न था वो पॉजिटिवली चेंज हो गया। ये ऐसे ही नहीं बोला मैंने, कहीं से एक टेक्स्ट से उठा करके यहाँ बात रखी है कि ये देखो इफेक्ट पड़ता है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। अब मेंटल हेल्थ के लिए देखेंगे हम क्या क्या। सबसे पहले आसन, अभी यहाँ लिखा प्राणायाम है लेकिन आप सुनते जाइएगा बस। मेंटल हेल्थ में आसन कैसे काम करेंगे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूं, तो सूर्य नमस्कार वैसे वो एक एक्सरसाइज के तौर पर है, लेकिन अगर आप उसमें भी रुक रुक के उसको करते हैं, जैसे 2-2 3 3 मिनट किसी आसन में रुके, फिर अगला पोस्चर पे गए, फिर अगले पर गए, तो आप धीरे धीरे पाओगे कि जो आपके अंदर विचार चल रहे थे, जो भी स्ट्रेस आपके साथ चले जा रहा था, वो आपको तंग कर रहा था, वो स्ट्रेस प्राणायाम की, वो सूर्य नमस्कार की उस प्रैक्टिस से रिलीज होने लगा। मेरा एक्सपीरियंस है भुजंग आसन के साथ। और कब सूर्य नमस्कार करते हैं कि भुजंग आसन किया और एकदम अचानक से आंखों से आंसू बहने लगे, कि ऐसा क्या हुआ उस आसन में, उस पोस्चर में, कि वो हमारे सिर्फ शरीर को ही फ्लेक्सिबल नहीं, वो हमारी बैक स्पाइन पे ही काम नहीं कर रहा है, वो हमारे इमोशंस पे, यानी अनाहत को भी वो काम दे रहा है कुछ, कि अनाहत तुम भी हिलो, तुम भी हिटो, इससे कुछ निकालो जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है, जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो अकड़ाहट, जकड़न, भारीपन होते हैं, मन की वजह से होता है। तो आसनों के थ्रू हम उस मन तक जाते हैं और वहां से उसे खींच के बाहर निकालते हैं, जो आंखों के थ्रू या कैसे भी रिलीज हो जाता है। उसके बाद शरीर में जो हल्कापन आता है, वही हल्कापन मन भी फील करता है, क्योंकि मन में हल्कापन आ चुका होता है। ठीक है, तो आसन इस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। षटकर्म जो मैंने आपको अभी शुरू में बता ही दिया था। ठीक, षटकर्म जो स्टार्टिंग में बताया था ना, जो सूत्र नीति का आपको एग्जांपल दिया था, कि जैसे ही वो सूत्र अंदर डाला पहली बार, इतना सारा पानी पी के पानी बाहर निकालना, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, टेंशन स्ट्रेस की, पानी कैसे बाहर निकलेगा, 2 गिलास में उल्टी आ रही है, नहीं सर कह रहे नहीं जी 2 गिलास और पे, उसके बिना नहीं माना जाएगा कि तुम फेल हो, कुछ भी ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कि अब मेरी क्षमता मुझे देखनी है, मतलब मेरे इस डर को भी, अब 2 गिलास के बाद 2 और गिलास, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, और गिलास, और उसको रोकना है, फिर उठना है, फिर जाके कहीं वो बाहर निकालना है। और निकालना भी कैसे, फिर बताएंगे कि भाई आ, उड़ियान की, एक बार उड़ियान ट्राई करो कि खुद से पानी बाहर आए, नहीं आता, फिर हाथ डालो, हाथ भी फिर कैसा कि सिर्फ यही उंगली, और वो भी ऐसे ऐसे नहीं करना है, टॉयलेट साफ नहीं करना है, सिर्फ टच कराना है, सेंस देना है, सेंस को देखना है कैसे रिफ्लेक्स होता है अपने आप। तो वो सारी चीजें कि वो भी हमें अंदर पहुंचा रही, एक एक प्रैक्टिस को मन लगा के शिद्दत से करा जाए तो वो आपके बाहर से मन, मन से प्राण, और प्राण से विज्ञान तक काम करती हैं। ये नॉलेजेस एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आपको सिर्फ ये लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, या बोर भी हो रहे होंगे, हो भी सकता है, बट
जब खुद आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आपको खुद अनुभव जब तक नहीं होगा, तब आप उस दिन आपके चेहरे की चमक अपने आप बताएगी कि यस ये होता है। ऐसा नहीं इससे भी बढ़कर कुछ और होता है या उससे भी ज्यादा अच्छा, तो ऐसे थोड़ा कम होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया षटकर्म हुआ। फिर हमारा प्राणायाम। अब आते हैं प्राणायाम पर। चले वाते चलम चित्तम, इतना ही काफी है समझने के लिए। आगे की बातें तो होती रहेंगी कि आगे जब वायु का निरोध कर लेंगे तो समाधि तक पहुंचा ही देगा कुछ ना कुछ। पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें मेंटल हेल्थ को लेकर के, तो कैसे कि जैसे जैसे ये बात चल रही है ना, वैसे वैसे ये चित्त चलता जाता है। बात के चलने से चित्त चंचल हुए जा रहा है, चला ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। इस बात को, बात क्या है हमारा, ये जो प्राण है, ये जहां 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 हिट हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये डिसबैलेंस है, ये चैनलाइज नहीं है, ये भटके हुए हैं। तो हम इन्हें इनहेल एक्सेल से, यानी अपने स्वर जो है चंद्र और सूर्य, इनके थ्रू जैसे जैसे हम इन्हें बैलेंस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इनमें स्थिरता लेकर के आएंगे, इन्हें लंबा करते जाएंगे। रेशियो क्या है स्टार्टिंग में जब हम प्राणायाम कराते हैं किसी को, 1:1:1। किसी को पूछ के देखना उसे, उसमें भी दादी नानी याद आ जाती है। कितना लंबा श्वास लेना है, उतना रोकना है, फिर बाहर भी निकालना उतना ही टाइम, और टाइम की वो डाल दी बाउंडेशन, ये क्या है करके देखो। फिर थोड़ा अच्छा अभ्यास ही होता है तो उसको बोलते हैं 1:2:2। 5 सेकंड अगर श्वास लिया तो 10 सेकंड होल्ड, फिर 10 सेकंड टाइम लो बाहर निकालने में भी। फिर कहता है अभी अच्छा टॉर्चर है। फिर तीसरा 1:4:2, यानी 5 सेकंड श्वास भरा, 20 सेकंड होल्ड किया और 10 सेकंड में बाहर निकाला। ठीक, इसके आगे और भी है अभी। 1:4:2:2। लास्ट वाला टू क्या है, ये लास्ट वाला टू है उड़ियान बंद, लास्ट में रोकना। तब एक पूरा सेट कंप्लीट माना जाता है, विद कुंभक, विद जालंधर बंद एंड मूल बंद, और लास्ट में उड़ियान बंद, उसके साथ फिर से जालंधर और मूल ट्राई किया जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा और एडवांस उसमें जाना हो तो, वरना जितना है उतना भी काफी है, वो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे ये बात, ये प्राण जो है डिस्ट्रैक्टेड है, इधर से उधर जा रहे हैं, और मन खुद उनके साथ भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। मन प्राण को, प्राण मन को, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब इस मन को, चंचल चित्त को, चंचल मन को कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने के लिए इस प्राण को, इस वायु को कंट्रोल कर लो, क्योंकि ईश्वर ने हमें ना गिन के दिया एक ही चीज है, हमें उम्र गिन के नहीं मिली है, हमें श्वासें गिन के मिली है। अब अगर श्वास गिन के मिली और हम भस्त्रिका में, और उसमें क्या करते हैं हम कपालभाति, हम तेजी से इनहेल एक्सेल करके हम तो प्राण ही खत्म कर देते हैं अपने, है ना। ऐसा दिमाग में आ सकता है किसी के कि फिर तो हमें करना ही नहीं चाहिए। पर उसमें क्या होता है, इनहेल एक्सेल, वो जो पूरा एक राउंड चलता है ना, वो एक काउंट होता है। भस्त्रिका में भी वो पूरा, क्योंकि उसमें ब्रेक नहीं आता, इनहेल एक्सेल कंटिन्यूटी में चलता है, वहां ब्रेक नहीं लगता, जहां ब्रेक लगेगा वहां वो एक काउंट हो जाएगा, यानी वो एक श्वास वहां की होगी। ठीक, तो इसी तरह कि जितना लंबा गहरा धीमा श्वास भरा, उसका 4 गुना लंबा गहरा खींच के रखा, मूल बंद पकड़ के रखा, जालंधर लगा के रखा, पेट को भी अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके रखे, यानी उड़ान लगाने की पूरी कोशिश करके रखी। फिर उसके बाद जब एक्सेल करा, तो जितना श्वास भरने में टाइम लिया था उसका डबल, यानी उस स्पीड को अब आपको धीरे करना है, आपको अपने कंट्रोल करना है। चित्त क्या कहेगा, मन क्या कहेगा, जल्दी से श्वास बाहर निकालो, मैं बेचैन हो गया, क्योंकि चार, भाई 4 गुना टाइम जब अंदर रखा है तो यानी वो CO2, काफी सारे मॉर्बिड मैटर्स इकट्ठे हो गए होंगे, बेचैनी होने लगी होगी। तो और मन को अच्छा नहीं लगेगा कि मुझे कोई कैसे बांध सकता है, तो वो कहेगा जल्दी बाहर निकाल दो, श्वास जल्दी छोड़ दो। पर वहां क्या करना है, वहां इसको कंट्रोल करने के लिए धीरे 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 श्वास को बाहर निकालना है, नहीं डबल टाइम लेना है। और आप देखोगे जिस दिन आप पहुंच जाओगे उस अवस्था में, या पहुंच चुके भी होंगे कुछ, कि जब वो श्वास को पूरा बाहर निकाल लेंगे डबल टाइम लेकर, वहां अपने आप उड़ान बंद लग जाता है। ठीक, फिर है मुद्राएं और बंध, थोड़ा सा आगे वहां पर पढ़ लेंगे, यहाँ पर सिर्फ नाम देख लेते हैं कि मुद्रा और बंध से मन पर इफेक्ट होता है। क्योंकि मुद्रा में क्या होता है, बंध तो पता ही है आपको, मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध, इफेक्ट करते करते, क्योंकि प्राणायाम में बता ही दिया कि मूल बंध लगा रखा है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मन को कस के रखा हुआ है हमने। फिर जालंधर लगाया कि मन को हम हिलने नहीं दे रहे हैं, एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इफेक्ट करते हैं। मुद्रा में क्या होता है कि आसन और प्राणायाम जो प्रॉपर करना सीख गया है वो ही मुद्रा कर पाएगा। वहीं पर उसके इमोशंस और मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि मन का जहां आसन और प्राणायाम आ गया, वहां मन तो अपने आप काम करने ही लगेगा। वहां जो मन है वो स्थिर होकर अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने लगेगा। धारणा, ध्यान और समाधि
ये चीजें भी आप, इसकी जो डिटेलिंग है वो आपको आपके सारे टेक्स्ट में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो कि मन के सारा का सारे जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं ना योग के, वो सारे ही मन के लिए बने हैं। तो यहाँ एक एक चीज को एक्सप्लेन करने का मुझ में तो अभी क्षमता नहीं है इतनी कि इनकी एक एक चीजें मन के हिसाब से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि पूरा ही टेक्स्ट मन के लिए ही बना है, सारा खेल मन का है। उस खेलों को वाइंड अप करके विड्रॉ करा के प्रकृति में वापस लीन कराने का है। तो ये धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी प्रैक्टिसेस बनी ही इसलिए कि ये सारे मन को ही विड्रॉ कराने के लिए है, पीछे ले जाने के लिए, उसके चित्त और चित्त के संस्कारों को देखने के लिए बनी हुई है। अब हम आते हैं इमोशनल हेल्थ। यहाँ पे हाँ, षटकर्म की प्रैक्टिस कैसे, ये कितनी अजीब सी बात है कि षटकर्म इमोशंस पे कैसे काम करेगा। षटकर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बॉडी के जो वात पित्त कफ है उसको बैलेंस करेगी, उसमें हेल्प कराएगी। उसमें जैसे ही बैलेंस हुआ, क्योंकि सपोज किसी को कोल्ड है तो उसका मन कैसा होगा, वो एक तो वो छींक रहा है, नाक लाल है, फीवरिश उसको फीलिंग हो रही है, तो उसका मन डल डल होगा उस टाइम पे। अब हम उसकी मदद कर दें, वमन करा करके एक प्रैक्टिस कराई, वमन कराया तो हमने कफ बाहर निकलवा दिया। तो एटलीस्ट ये कि रनिंग नोज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कफ कोल्ड के समय अगर मैं वमन कर लेती हूँ, वमन का अभ्यास, तो मैं ना वो रनिंग नोज से, पूरे दिन जो रनिंग नोज रहती है, छींके आती है, उससे बच जाती हूँ। थोड़ा बहुत माइनर सा रहता है, लेकिन हाँ फीवर आता है, सिर दर्द होता है, ये भी है, क्योंकि उसके सिम्टम्स तो आएंगे, वो बॉडी ने शुरू कर दिया, प्रकृति ना प्रकृति ने सिम्टम्स दे दिए हैं, तो वो तो होगा। पर एटलीस्ट छींकने से, रनिंग नोज से तो बच के, वो कितना बड़ा स्ट्रेस होता है किसी के सामने सारा दिन हैंकी लेके खड़े रहना, कितना कभी कभी अजीब लगता है। कभी हम छुट्टी भी नहीं कर सकते, बाहर रहना ही है, फिर 10 लोगों को गंदा, हो सकता है किसी को भी गंदा लगे, घृणा हो कि हाथ से हमारे कुछ लेना भी ना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। और खुद को भी लगेगा ना कि हमारे हाथ ही गंदे, हम क्यों किसी की चीज गंदी करें, खुद को भी ऐसा लगता है जब नॉलेज डेवलप होने लगती है। तो ये है, तो यहाँ पे इमोशंस हिट हो गए, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा, किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा की किसी को प्रॉब्लम है, वो सांस नहीं ले पा रहा, खिंच रहा है, वो परेशान है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि अस्थमेटिक पेशेंट्स क्योंकि गर्म चीजें बहुत लेते हैं तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी आती है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उन्हें और कोल्ड होता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीजन है कोल्ड कफ होने का। तो वहां पे वही कि आंतों को साफ कर दो तो और भी चीजें साफ होनी शुरू हो जाती है। एक इसके लिए एक बोलते भी कि आंत भारी तो माथ भारी, यानी कि आंतें अगर भारी हैं तो माथा अपने आप भारी होना शुरू हो जाएगा, सिर दर्द ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, वो प्रकृति का नियम है। वो इंडिकेट तो करेगी ना कहीं से कि भाई ठीक करो चीजों को। तो इस फॉर्म में वो दर्द देके, परेशानियां दिखा करके, सिम्टम्स दिखा करके बताती है कि साफ करो चीजों को, साफ करने का समय आ गया। ये हो गया। तो यहाँ पे इमोशनल रिएक्शंस बदलेंगे, वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट है, इरिटेट है, एसिडिटी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, वो खाने का मन नहीं करेगा, खाएगा नहीं, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की उसको दिक्कत हो रही है, तो उसकी हालत कैसी होगी, क्या वो करेगा। तो वही हमारी जो षटकर्म की प्रैक्टिसेस हैं, यानी जिसमें बस्ती और धौती, ये दोनों काम आएंगी, ये चीजें मदद करेंगी। ये चीजें जैसे ही शरीर से गंदगी बाहर, शरीर हल्का, इमोशंस अपने आप वापस से नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। अब क्या है कि षटकर्म और क्या करता है, षटकर्म करता है इंटीग्रेट, किसको, फिजिकल बॉडी को, इमोशनल को, मेंटल और फिजिकली एंड कॉस्मिकली वो कनेक्ट करता है आपस में। जो चीजें मैंने आपको बताई थी ना कि मैंने पहली बार फील किया था सूत्र नीति करने के बाद कि मैंने पहली बार श्वास लिया है, तो वो होता है कि एक कनेक्शन, उन्होंने अंदर से भय निकला था, क्योंकि अगली बार भय लगा नहीं, सूत्र करते हुए कांपे नहीं हाथ पैर, तो डेवलप किया उन्होंने, फिजिकली मैसेज दिया कि ऐसा होगा, ये तो इमोशनली वो तैयार हो गया ब्रेन की, अच्छा ये तो नॉर्मल, ये तो अच्छा किया जा सकता है। इमोशन अगली बार क्या थे, थोड़े भय के नहीं थे, थोड़ा सा धीरे जरूर हुआ पर भय का नहीं था। कॉस्मिकली क्योंकि अब इनहेल एक्सेल करना इजी हो गया, तो प्राणायाम बहुत अच्छा हो गया, आसन करते हुए जो है इनहेल एक्सेल पर फोकस अच्छा चला गया, तो वो चीजें ने क्या किया, ऊपर उठाया। अब जैसे यहाँ है, नेति रिलीव्स मस्कुलर टेंशन ऑफ द फेस एंड नर्वस टिश्यूज होगा वैसे ये, एंड हेल्प्स मेंटेन फेशियल यूथ एंड फ्रेशनेस, इट रिलीजेस इमोशनल टेंशन। नेति का जो मैंने आपको बताया था यहाँ वही है कि रिलीजेस इमोशनल टेंशन, और एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी एंड हिस्टीरिया के जो पेशेंट्स हैं, मानसिक स्वास्थ्य भावनात्मक स्वास्थ्य से कैसे अलग है। देखो जो मानसिक चीजें चल रही है, मन के अंदर भावना एक कंपोनेंट है उसका, ठीक, पर उसके साथ उसमें और भी चीजें, लॉजिक जुड़ा हुआ है कि ये गलत है कि ये सही है, धर्म अधर्म वाला वो जुड़ा है, पर भावना क्या है, आप रावण को भी अगर मरते हुए देखते ना, आपको उसको देख के भी रोना आ जाता,
मर तो एक अधर्मी इंसान रहा है, तब भी रोना आ गया। अच्छा वो भी छोड़ो, कोई बहुत क्रूअल इंसान है घर में, बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है, वो शरीर छोड़ दे तो भी रोना आ जाता है ना। ये है भावनाएं। और मन के स्तर पर क्या है चीजें, जज करना, विचार आना, उसके अंदर विचार भी शामिल है, भावनाएं शामिल है, जजिंग सेंसिंग शामिल है, फिर पर्सनैलिटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर आते हैं, वो भी शामिल है। तो मन बहुत बड़े लेवल पर है, जिसमें कि जैसे ये वर्ड्स लिखे ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, ये सारे उसके उजागर करने के तरीके हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाने के तरीके हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इमोशनल टेंशंस, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, हिस्टीरिया, ये सारी चीजें क्योर होनी शुरू हो जाती है अगर व्यक्ति नीति का अभ्यास करता है और उसमें थोड़ा उतरने लगता है। नॉली की प्रैक्टिस कहने को लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक डिस्टर्ब हो जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन तक में चला जाता है, और उसकी ना बाकी के जो ऑर्गन्स है वो भी डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि जो अपान वायु जैसे नीचे की तरफ निष्कासित होना था वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठती है तो मस्तिष्क तक जाकर उसको भ्रमित करती है, फिर वो बाकी के सारे ऑर्गन्स, क्योंकि अब जो हॉर्मोन्स निकलेंगे वो भी भ्रमित होंगे, वो भी इधर उधर डिसबैलेंस होंगे, तो सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। तो नॉली की प्रैक्टिस से जब हम अपने स्टमक पे काम करते हैं, यानी एब्डोमेन रीजन पर काम करते हैं, स्टमक नहीं सॉरी, एब्डोमेन रीजन, तो इस तरह की चीजों से भी जो है वो छुटकारा मिलता है, और इमोशनल डिस्टरबेंसेस भी दूर होने लगती हैं धीरे धीरे। अब हठ योगिक अप्रोच में इमोशनल हेल्थ के लिए और आसन कौन से, एक शशांक आसन, एक ये मुझे इसका वो लिखा हुआ मिला है कि इंसोमेनिया जो है ना, जिसको नींद आने की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं अनिद्रा, तो उस कंडीशन में अगर शशांक आसन में थोड़ी देर व्यक्ति को रुकवाया जाए, जिसमें योग मुद्रा की प्रैक्टिस भी अच्छी है, मकर आसन की प्रैक्टिस अच्छी है, ऐसी ऐसी चीजें कराई जाए तो देखा गया है कि अच्छा इफेक्ट पड़ा है। बाकी आसन तो कोई भी आप करके देख लीजिए, कोई भी कर लीजिए, अच्छा ही लगेगा। हाँ, जो वैसी हैवी प्रैक्टिस है मैं उनकी बात अभी नहीं कर रही, क्योंकि उसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, और उसमें वो प्रदर्शन के लिए भी होती है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं किया जा सकता, वो प्रदर्शित की जा सकती है, पर उनमें रुक करके ध्यान जो कर ले वो एक अलग बात है। पर उसमें एक फर्क पड़ जाता है कि वो क्योंकि योग के जो अभ्यास होते हैं गुप्त अभ्यास होते हैं, उनको छुपके इन द सेंस कि एक अभ्यास एक निश्चित समय पर निश्चित एरिया में बैठकर थोड़ा ऐसे जहां आवाजाही ना हो लोगों की, ऐसी जगह किया जाता है। और गुरु के जो हमें चीजें मिलती हैं, शिक्षाएं हमें मिलती हैं, वो हमें गुप्त रखनी होती है अपने तक, जब तक हमने महारत हासिल ना कर लो, गुरु खुद ना हमें कह दे कि अब आप योग्य हो दूसरे को टीच करने के लिए, तब तक। इमोशनल हेल्थ के लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि अभी क्या बताया था, मन के लिए क्या बताया था कि मन चल रहा है, जैसे जैसे वायु चल रही है, तो वायु को हमने अगर नियंत्रित कर लिया, यानी इस प्राण को नियंत्रित कर लिया, तो मन तो वैसे ही नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि मन का ही हिस्सा इमोशन। तो प्राणायाम करने से इमोशनल हेल्थ पर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि देखो जब भी मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप गुस्सा होते हो तो श्वास बहुत तेज है, बहुत तेज है, भस्त्रिका जैसी हालत हो रखी होती है। जब चिल्लाते हैं तो अंदर से दिल कांप रहा होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं बिल्कुल पूरा शरीर लाल, पसीना आना शुरू हो जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो वहीं पे अगर हम अपने श्वास पर काम करना शुरू कर दे, प्राणायाम करना शुरू कर दे, तो वहां पर इन इमोशंस पर भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो जो यहाँ पे कैसे कैसे कनेक्ट है, ये ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन सेंटर को बोलेगा, ब्रेन सेंटर जो है रिस्पॉन्सेज देगा, यानी कि वो उनको इंडिकेट करेगा रिस्पॉन्स करने के लिए अब हम एक ऐसा इमोशनल जो है व्यक्ति करनी है, यानी भावनात्मक व्यक्ति किस प्रकार से करनी है। अच्छा, शीतकारी जो है वो रिड्यूस करती है मेंटल इमोशनल इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन यानी कि जो भारीपन आ गया ना, हमारी जो भावनाएं हैं वो, मतलब मन जो है, मन पे एक भारीपन आ रहा है, भावनात्मक रूप से हम वही जो शुरू में बिल्कुल बताया था कि भरा हुआ सा मन है, भारीपन लग रहा है, घुटन हो रही है, वो वाला, उस पे शीतकारी काम करती है, कि शीतकारी का काम ही है ठंडक प्रदान करना, यानी कि इस समय गर्मी में शरीर में हीट बढ़ गई तो उस हीट को नॉर्मलाइज करना। तो एक शरीर को ठंडक देगी, और दूसरा वो जो शीतकारी है शरीर के साथ साथ मन और प्राण तक भी एक ठंडक, एक सुकून पहुंचाएगी। भस्त्रिका की जो प्रैक्टिस है ये हमारे कहाँ कहाँ जा रही है, ये जा रही है इमोशंस को हार्मोनाइज करती है और इनर सेटिस्फेक्शन का रिजल्ट देती है। कहने को ये बहुत तेजी की प्रैक्टिस है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति बिल्कुल ऐसा हो जाता है, गुस्से में तो चलो श्वास तेज और कम था, तेज और तेज तेज कम नहीं सॉरी, बहुत तेज गति से चल रहा था, पर जब डिप्रेशन होता है तब श्वास की हालत कैसी होती है। तो क्यों बोलते हैं डिप्रेशन वाले को कि भस्त्रिका कराओ, सूर्य भेदी कराओ, और
सूर्य नमस्कार कराओ, उसको योग निद्रा नहीं कराओ, उसकी श्वास को और ठंडा नहीं करो, श्वास की गति को धीमा नहीं करो, उसे ठंडक मत प्रदान करो, उसको ऊर्जा दो। यानी सूर्य, सूर्य का मतलब रोशनी, प्रकाश की ओर लेके जाओ। तो भस्त्रिका यहाँ कैसे काम करेगा, अब यहाँ उसकी इमोशंस को वो लाइट देगा, बढ़ाएगा, उसकी कैसे, श्वास के थ्रू। इमोशन में एक हार्मोनी बनेगी, वो अपने अंदर गहरा उतरना शुरू करेगा, उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसी ऊर्जा बढ़ेगी तो वो अंदर की तरफ जब काम करेगा, देखेगा अरे ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, निकल सकती है, क्योर हो सकती है, वो क्योर करना शुरू करेगा। और यहाँ उसे क्या मिलेगा, इनर सेटिस्फेक्शन, अंदरूनी संतुष्टि, आंतरिक संतुष्टि और आंतरिक शांति धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगी। फिर इसके बाद है इमोशनल हेल्थ के लिए मुद्रा। मुद्रा को तो बहुत यहाँ बताया गया है कि ये अभिव्यक्ति, आपने नृत्य में देखा होगा, नृत्य किसी का कभी देखा हो तो आंखों की मुद्राएं हैं, हाथों की मुद्राएं हैं, गुस्सा, भय, सब उसमें मुद्राओं में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम तो हटी होके भाई हम तो ऐसी मुद्राएं करेंगे नहीं, तो हमारा क्या है कि हम जो भी मुद्राओं का अभ्यास कर रहे हैं फिजिकल लेवल पर काम करेंगी करेंगी, पर वो इमोशंस की का प्रकटीकरण यानी उनका प्रेजेंटेशन है। मुद्राओं में कभी आप रुक के देखना, जो जैसे सर्वांग विपरीत करनी मुद्रा, उसको ट्राई करना, और उसके बारे में उसकी जो डिटेलिंग है उसको पढ़ना। आप खुद देखोगे कि उसमें लिखा है कि युवावस्था थी, यानी जो थकान, जो एक शरीर को, जो मन को जो थका रही थी चीजें, जब आपने विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करना शुरू किया और आपने 1-2 मिनट से शुरू करते करते 5 मिनट, 5 से 20 मिनट तक पहुंचाया, तो आप खुद देखोगे कि आप यंग फील कर रहे हो, यानी कि अब जो इमोशंस है वो यंग इमोशन, यंग ह्यूमन बींग्स की तरह, एनर्जेटिक इमोशंस की नहीं, मुझे अपना योग का अभ्यास करना है, अब मुझे डिले नहीं करना है चीजों को, मेरे पास समय कम है, वो इंटेलेक्ट जो है वो बढ़ेगा, जो पावर्स हैं, जो हमारे कॉन्शियसनेस पे जो हम जाएंगे, चीजों को टच करेंगे, यानी चेतना के स्तर पर हम चीजों को छूना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे। हाँ, इंट्यूशन का मतलब क्या है कि अब वो व्यक्ति थोड़ा सा समझने लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होने को होगा। ऐसे जो फीमेल को जैसे इंट्यूशन होते हैं ना, कोई आने को है, मम्मी कहती है कि मुझे पता था तुम आने को, और हम आ गए, या मुझे पता था लाइट जाने वाली है, ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो हमारी मुद्राएं हैं, ये हमें हेल्प करती है इसमें कितनी सारी। अब जो खेचरी मुद्रा है वो सीधे ब्रेन को इफेक्ट करती है, ठीक है, ब्रेन के सेंटर, वही हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, इन सबको वो स्टिमुलेट करती है, और क्या करती है, कंट्रोल करती है हमारी ऑटोनॉमिक ब्रीदिंग को। फिर इमोशनल एक्सप्रेशन, पहले हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे गुस्से के लिए, अब हम कम कर रहे हैं, अब हम रुक रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने एपेटाइट एंड थ्रस्ट यानी भूख और प्यास, भूख और प्यास शरीर की नहीं होती, भूख और प्यास मन की भी होती है, भावनाओं की भी होती है, तो उसकी तृप्ति अब हम बाहर से नहीं, हम भीतर से करते हैं। तो भीतर से जब करने लगते हैं तो क्या है कि महर्षि पतंजलि जी की बात वापस आ जाती है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा जाग जाती है। फिर हम बाहर अपनी भूख और प्यास मिटाने की बात नहीं सोचते, हम अंदर उन सब चीजों को देखने लगते हैं। खिचड़ी का एक लाभ ये भी कि वो बाहरी शरीर की भी भूख प्यास को कम कर देती है, रिड्यूस करती है, और हो सकता है खत्म भी कर दे। अभी साधक लंबे समय खिचड़ी के अभ्यास से रुकते भी थे अपने आगे के अभ्यास में। फिर स्पिरिचुअल हेल्थ, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास, डेफिनेटली जिसने ये जो यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि धारणा के अभ्यास तक जो आ गया, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो गई होगी। इट मीन्स कि उसने यम नियम का पालन कर लिया होगा, उसने क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस, षटकर्म का पालन कर लिया होगा, और उसने महारत हासिल कर ली होगी, उसने आसन स्थिर कर लिया होगा, हठ योग के आसन करते करते महर्षि पतंजलि जी के आसन की डेफिनेशन तक वो आ गया होगा। उसके बाद प्राणायाम और प्रत्याहार, प्राणायाम करते करते प्राणों पर विजय प्राप्त की होगी, जिससे मन को कंट्रोल करना उसे आ गया होगा। प्रत्याहार यानी अपने सेंसेस को वो विड्रॉ करना सीख चुका होगा। अब वो धारणा के लिए एलिजिबल है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये सारी चीजें जो है वो बताती है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को, कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आगे निकलना शुरू हो चुका है। अब ये रुकेगा नहीं, अब ये पीछे नहीं आएगा, अब ये जाएगा आगे आगे। यानी प्रत्याहार तक जो आ गया है, अब वो धारणा तक पहुंच गया, तो अब वो पीछे क्यों देखेगा, उसे पता है मुझे, मेरे पास रिजल्ट है। क्योंकि अगर उसका समाधि नहीं ठीक हो रही तो वो क्या करेगा, ध्यान करेगा, ध्यान ठीक नहीं होगा वो फिर धारणा करेगा, धारणा ठीक नहीं होगी वो वापस प्रत्याहार करेगा, प्रत्याहार में भी कमी है तो प्राणायाम की तरफ वापस जाएगा, प्राणायाम में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हुई वो वापस से अपने शरीर को आसन करके ठीक करेगा, आसन में भी गड़बड़ हो रही है तो फिर षटकर्म करेगा। अब वो देखेगा षटकर्म में भी अगर दिक्कत आ रही है तो वो वापस अपने यम नियम को फिर से देखेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें नाद अनुसंधान एक कॉन्सेप्ट है कि नाद क्या है,
नाद का मतलब होता है कि जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो एक जो साउंड निकला, ठीक है, वो। पर यहाँ पर हम जो बात करते हैं नाद अनुसंधान में, हम ढूंढते हैं अनाहत नाद। अनहद नाद, एक कभी एक गाना होगा, आपने शायद सुना हो अनहद नाद वाला। तो अनहद यानी कि बिना आहट के जो उत्पन्न हो, वो वाला जो साउंड है वो कहलाएगा नाद। और अनुसंधान क्या, उस साउंड को ढूंढना, उस साउंड को खोजना कि ये कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। वो कब मिलेगा, वो हमारे अंदर मिलेगा। कैसे, जो प्राण और अपान है, जब ये प्राण और अपान एक दूसरे से मिलेंगे जिस दिन हृदय के अंदर यानी अनाहत चक्र में, वहां ये साउंड उत्पन्न होगा जिसको हम बोलते हैं नाद। और इसको खोजने का जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं नाद अनुसंधान। तो यानी जब व्यक्ति को नाद सुनाई देगा, इट मीन्स ये कंफर्म हो गया कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी भी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। और यानी अनाहत चक्र तक आ गया, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर को क्रॉस करके वो अनाहत तक आया है। 4 स्टेज उसने अपनी क्लियर करी है, वहां तक पहुंचा है। अब अच्छा, ये भी बात आती है कि नाद कैसा कैसा सुनाई देगा, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। ओशन का साउंड यानी जो समुद्री लहरों का साउंड, और सुनाई कैसे देगा, इसका छोटा सा एक एग्जांपल बता सकती हूँ मैं आपको। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की ना एक प्रैक्टिस है कानों के लिए, कर्ण शक्ति विकासक। ठीक, एक तो शुरू में उसकी प्रैक्टिस करी जाए, रात को मिड, अब ये बहुत ट्राई मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई योग्य गुरु नहीं हूँ कि कुछ हो गया तो मैं संभाल लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ऐसे एग्जांपल, क्योंकि मेरे टीचर ने कभी बताया था, इसलिए आपको बस शेयर कर रही हूँ कि वो कर्ण शक्ति विकासक की प्रैक्टिस उन्होंने अच्छी की थी, बहुत उसकी बारीकियों को वो समझे थे कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। फिर मिडनाइट में जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो, एक रूम में जहाँ शोर कुछ नहीं हो, बिल्कुल मिडनाइट में बैठ करके वो शक्ति उसकी प्रैक्टिस करना, फिर बैठना, रुकना, और फिर अपना इनहेल एक्सेल पर फोकस करना, अनाहत पर फोकस करना, फिर वहां एक साउंड जो सुनाई देगा वो ही कहलाएगा अनाहत नाद। यानी उसमें आपने दो चीजों को यूज नहीं किया, वहां पे सिर्फ प्राण और अपान आपके यूज हुए हैं, उनके मिलने से जो साउंड बना वो कहलाया था अनाहत नाद। इसके लिए आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये वाले भक्ति सागर स्वामी चरण दास जी का, उसमें इसके बारे में बहुत अच्छा कहीं लिखा है, जिसमें है कि पहला नाद सुने जो ऐसा, चिड़ी चिकला बोले जैसा, एक बार करे जो चिन, दूजी बार करे चिन चिन। यानी कि जब नाद सुनाई देगा तो जो पहला नाद होगा ना, उनके अनुसार, भक्ति सागर के स्वामी चरण दास जी के भक्ति सागर के अनुसार, पहला नाद हमें चिन सुनाई देगा, जो चिड़िया ची 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 करती है ना, वो ची साउंड। अब कल्पनाएं मत करना, क्योंकि कल्पना, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि इन कल्पनाओं को सच मान के हमें सुनाना शुरू कर देगा, तो ऐसा मत करना। दूसरा है चिन चिन साउंड। फिर अच्छा, उसमें मुझे सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन उसमें साउंड था ढोल वाला, शंख बजाने वाला, मंदिर की घंटी वाला, पखावज वाला, वो जो पखावज एक इंस्ट्रूमेंट होता है पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं के लिए बजाए जाते थे, वैसा कुछ उस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट, पखावज हो गया। आखिरी का मुझे याद है कि शेर की गर्जना वाला साउंड सुनाई देगा, यानी 10 साउंड सुनाई देंगे। अच्छा, इन साउंड्स के सुनने पर शरीर की कुछ अनुभूतियां होंगी कि कभी चींटी काटने जैसा लगेगा, कभी कुछ रेंगने जैसा लगेगा, कभी फीवर आएगा, कभी कुछ होगा। यानी जिस जिस सीक्वेंस पे ये साउंड आएंगे उस सीक्वेंस में शरीर के अंदर भी अलग अलग अनुभूतियां होंगी। तो इससे पता चलेगा कि हाँ, साधक अपनी साधना के मार्ग में सही चल रहा है, उसको अब साउंड सुनाई दिया यानी अनाहत नाद सुनाई दिया है, तो अब उसके अगले स्टेज पर जाने का समय आ गया। जैसे वो शेर की गर्जना सुन लेगा, अगर वो यहाँ अटक गया तो वही महर्षि पतंजलि की तरह की विभूति में अटक गया, दूसरों को बताएं तो पतन, यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ डाउन। पर अगर वो इससे ऊपर उड़ गया तो अब वो अगले किसके लिए तैयार हो गया, धारणा ध्यान और समाधि के लिए वो तैयार हो चुका है साधक। ठीक है, तो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस क्लास को।